अध्याय 321 अधिभार। हान सेन ने कछुए के काटने के बारे में सोचा, जो इतना तेज था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। हान सेन की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उसके लिए इस तरह के काटने से बचना नामुमकिन था। उसे बिना कोशिश किए ही पता था, जब तक वह कछुए के हमले की रेंज में रहेगा उसकी मौत पक्की है। मुझे तेज और मजबूत बनना है। हान सेन ने सोचा कि वह इन दो लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकता है। हेरेसी मंत्र उसकी शक्ति और गति बढ़ा सकता था, लेकिन हान सेन ने अभी तक तीसरे चरण की दीर्घायु पूरी नहीं की थी, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। स्पार्टिकल का सवाल ही नहीं उठता। उसे तेज कदमों का इस्तेमाल करना था। कम से कम इस कदम से वह कछुए के काटने से बच सके, वरना ज्यादा ताकत का कोई मतलब नहीं था। उसे पहले बचना था। हान सेन स्टील आर्मर शेल्टर वापस नहीं गया। घूमते हुए भले और कंकाल के खंजरों को एक दूर गुफा में छिपाकर वह ग्लोरी शेल्टर से ब्लैकहॉक वापस टेलीपोर्ट हो गया। गियस कोई जानवर की आत्माएं नहीं थीं और उन्हें ईश्वर के पवित्र स्थान से बाहर नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। स्कूल लौटने के बाद हान सेन ने स्पेशल स्क्वाड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया। फिलहाल स्पेशल स्क्वाड के मुखिया के तौर पर हान सेन के पास 100 से ज़्यादा पॉइंट्स थे, इसलिए उसके लिए कई एस क्लास हाइपर जीनो आर्ट खरीदना आसान होगा। हान सेन ने धीरे धीरे सभी उपलब्ध एस क्लास हाइपर जीनो आर्ट को ब्राउज किया, ताकि कुछ ऐसी मिल सके जो उसकी ताकत और गति को बेहतर बनाने में मददगार हों। हालांकि स्पार्टिकल से तेज फुटवर्क ढूंढना मुश्किल था। आखिरकार स्पार्टिकल पहले से ही एक बेहतरीन फुटवर्क था। हालांकि पैनोरमा में कई तकनीकें थीं, लेकिन वे सभी बुनियादी कौशल थीं और किसी खास क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा सकती थीं। पैनोरमा व्यक्ति की फिटनेस में धीमे दीर्घकालिक सुधार पर केंद्रित था। थोड़े समय में महत्वपूर्ण सुधार कुछ हद तक हेरेसी मंत्र जैसा होना चाहिए। हान सेन ने उपलब्ध एस क्लास फुटवर्क देखा, लेकिन उसे एक भी ऐसा नहीं मिला जो स्पार्टिकल से आगे निकल सके। फिर भी हान सेन ने हार नहीं मानी और उसे ढूंढना जारी रखा। उसने तय किया कि अगर उसे कोई नहीं मिला तो वह बाई यीशान से मदद मांगेगा। हान सेन को आश्चर्य हुआ जब पूरी दोपहर फुटवर्क की जांच करने के बाद उन्हें ओवरलोड नामक एक सुपर जीनो आर्ट मिला, जिससे उन्हें कुछ उम्मीद मिली। ओवरलोड का सिद्धांत शरीर को उसकी सीमाओं से परे चरम परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करना था। यह अपनी क्षमताओं का दोहन करने के लिए अपनी ऊर्जा को जलाना था। शरीर जितना ज्यादा भार सहन कर सकता था, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती थी। ये कुछ पुराने कंप्यूटरों में प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड के ओवरक्लॉक जैसा था। इसका उद्देश्य कंप्यूटर के किसी घटक को रीसेट करना था ताकि वह निर्माता द्वारा निर्धारित गति से भी तेज चले, 2.0 से 3.0 या यहाँ तक कि 3.5 या उससे भी ज्यादा। हालांकि ऐसा करने से शरीर पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा। अत्यधिक भार उठाने से शरीर टूटने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तकनीकी रूप से कहें तो ओवरलोड से व्यक्ति की क्षमताएं असीमित रूप से बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर शरीर इसे सहन नहीं कर पाता तो ओवरलोड के इस्तेमाल से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ओवरलोड का अभ्यास करने में फिटनेस सबसे ज़रूरी थी। जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतनी ही ज़्यादा क्षमताएं होंगी। इसके अलावा ओवरलोड के स्तर को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है, वरना शरीर नष्ट हो जाएगा। हान सेन के पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। इस समय ओवरलोड ही उसके लिए सुधार का सबसे कारगर तरीका था। यह हेरेसी मंत्र से भी ज़्यादा प्रत्यक्ष था। ओवरलोड से बहुत कम समय में गति और शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो सकती थी। हालांकि हेरेसी मंत्र के कोई दुष्प्रभाव नहीं थे, जबकि ओवरलोड का अभ्यास खतरनाक था। ओवरलोड के साथ हान सेन को कोई और फुटवर्क सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब वह ओवरलोड और स्पार्टिकल दोनों का इस्तेमाल करता तो शायद कछुए के काटने से बच जाता। हान सेन ने स्पेशल स्क्वाड में मिले 30 क्रेडिट का इस्तेमाल ओवरलोड खरीदने में किया, जिससे वह खुश था। वह किसी भी चीज़ पर खर्च करने को तैयार था जिससे उसे खुद को बेहतर बनाने में मदद मिले। सुपर जीनो पॉइंट्स अधिकतम प्राप्त करने वाला पहला इवॉल्वर बनने के विचार ने हान सेन को जुनून से भर दिया। ओवरलोड का जीनो समाधान अगले दिन ब्लैकहॉक को दिया जाना था, इसलिए हान सेन ने पहले ओवरलोड का ट्यूटोरियल डाउनलोड किया। हान सेन, तुम क्या कर रहे हो? शी जिकांग ने हान सेन को छात्रावास में देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। बस कुछ हाइपर जीनो आर्ट का ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, हान सेन ने सहजता से उत्तर दिया। क्या आप दूसरे को रोक सकते हैं और पहले मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सकते हैं? शी जिकांग ने चापलूसी भरे लहजे में पूछा। कैसा एहसान? इसमें ज्यादा समय नहीं लग सकता, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा, शी जिकांग ने हान सेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या तुम ग्लेडिएटर प्लेटफॉर्म पर अक्सर नहीं आते? हाँ, इसमें क्या है? अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी एक खाता पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क ज्यादा नहीं है। हान सेन को समझ नहीं आया कि वह किस बात का एहसान था। मैं सदस्य बन गया हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं इतना महान योद्धा नहीं हूँ। शी जिकांग हकलाया। तो फिर तुम्हें और अभ्यास करने की ज़रूरत है।
क्या तुमने अभ्यास के लिए पंजीकरण नहीं कराया? हान सेन ने कहा। शायद इसमें थोड़ी देर हो गई है, इसलिए मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। शी जिकांग शर्मा गया और हान सेन को सारी बात बताई। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वॉरफ्रेम डिपार्टमेंट से नहीं है? उसने मार्शल आर्ट्स में कब से अपना कोर्स बदल लिया? हान सेन ने शी जिकांग को ऊपर से नीचे तक देखा। ये हंग हान सेन से कहीं ज्यादा रोमांटिक मामलों में माहिर था। जहां तक हान सेन को पता था, शी जिकांग की पहले से ही 6 गर्लफ्रेंड थीं। इस समय शी जिकांग की प्रेमिका मार्शल आर्ट्स विभाग में थी और अक्सर दोस्तों के साथ ग्लेडिएटर जाती थी। हालांकि शी जिकांग में बहुत ताकत थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स में माहिर लोगों के सामने उसकी बराबरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह चाहता था कि हान सेन उसका साथ दे। ठीक है, मैं वैसे भी ग्लेडिएटर पर जाने का इरादा रखता था, हान सेन ने सहमति जताई। जब दोनों छात्रावास से निकलकर प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे तो शी जिकांग ने हान सेन की आईडी पूछी और एक होलोग्राफिक डिवाइस उठाया। हान सेन ने भी एक डिवाइस उठाया और लॉग इन किया। हान सेन ने तुरंत शी जिकांग से एक मित्र निमंत्रण देखा, जिसका आईडी नाम किंग स्पीयर था, जो एक ठीक नाम था, लेकिन हान सेन को थोड़ा अशिष्ट लगा क्योंकि यह शी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। शी जिकांग ने हान सेन को अपने गेम रूम में आमंत्रित किया। शी के बगल में एक खूबसूरत लड़की मार्शल आर्ट्स विभाग के कई छात्रों के साथ खड़ी थी। जब छात्रों ने हान सेन को देखा तो वे उत्साहित हो गए और स्पष्ट रूप से उनसे बात करने में रुचि दिखा रहे थे। कुछ समय पहले जिस तरह से हान सेन ने जिंग जिया को हराया था वह इतना प्रभावशाली था कि सभी ब्लैकहॉक छात्र हान सेन से बहुत प्रभावित थे। शी जिकांग थोड़ा परेशान हुआ। शुरू में तो वह हान सेन के साथ अपने करीबी रिश्ते का बखान करना चाहता था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्तों ने हान सेन को देखकर उसे अनदेखा कर दिया था। छात्रों के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद हान सेन ने उन दोनों की ओर देखा जो आपस में भिड़ रहे थे और पूछा, क्या वे भी ब्लैकहॉक के छात्र हैं? हुआंग जियानकियू मेरे विभाग में है, लेकिन मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं जानती, शी जिकांग की प्रेमिका यू किनकिन ने कहा। हान सेन, क्या आपको लगता है कि हुआंग जियानकियू जीत सकता है? एक लड़की ने चिंतित होकर पूछा। हान सेन ने सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि हुआंग जियानकियू का स्तर उसकी प्रतिद्वंद्वी से कम है। उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। अच्छा है, कम से कम किसी को तो अपना काम पता है, एक तुच्छा आवाज ने कहा। ब्लैकहॉक के छात्र वक्ता की ओर देखने लगे, जो एक लंबा चौड़ा दुबला पतला युवक था, जिसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। वह एक सैन्य स्कूल का छात्र होने के लिए बहुत बूढ़ा लग रहा था, इसलिए उसे हुआंग जियानकियू के प्रतिद्वंद्वी का दोस्त होना चाहिए। हान सेन ने उस व्यक्ति की ओर देखा, कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाई और लड़ाई देखना जारी रखा। नतीजा वही हुआ जो हान सेन ने भविष्यवाणी की थी। हुआंग जियानकियू मुकाबला हार गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्टैंड पर लौट आया, मुझे माफ करना। जीत और हार साथ साथ चलते हैं। अगली बार तुम जीत सकती हो, हुआंग जियानकियू के दोस्तों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। हुआंग जियानकियू के प्रतिद्वंद्वी ने मजाक उड़ाया, लगता है कि सैन्य स्कूल के छात्र हम जैसे आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं हैं। हम तो यही सोचते थे कि तुम इससे ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि तुम एक मशहूर संस्थान से आए हो। इन शब्दों से छात्र भड़क उठे। उत्तेजित छात्रों ने तो उसे लड़ने का न्योता भी भेजा। बहुत बढ़िया, मेरे पास आपको सबक सिखाने के लिए 1 मिनट है और आपको ये दिखाने के लिए कि तथाकथित अभिजात वर्ग कुछ भी नहीं है, हुआंग जियानकियू के प्रतिद्वंद्वी ने अहंकार से कहा और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ब्लैकहॉक के छात्र अपने सहपाठी का उत्साहवर्धन कर रहे थे, जबकि लंबा पतला युवक व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था, बुरा योद्धा तो बुरा ही होता है, चाहे आप कितनी भी जोर से जयकारा लगा लें, वह तो वैसे भी हारेगा। ये कहना अभी भी कठिन है कि हारने वाला कौन होगा, यू किनकिन ने नाराजगी जताते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा था तुम हार जाओगे तो हार जाओगे, चाहे तुम में से कोई भी आगे आए। युवक बेरहमी से हंसा। यद्यपि ब्लैकहॉक के छात्र जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके मित्र पहले से ही नुकसान में थे, इसलिए उनके पास जवाब देने का कोई आधार नहीं था। बहुत जल्द ही छात्रों ने लड़ाई हार दी और अपना सिर नीचे झुकाकर वापस स्टैंड पर आ गए। लंबे और दुबले पतले युवकों ने यू किनकिन को घूरते हुए कहा, छोटी बच्ची, क्या मैं सही हूँ? मैंने कहा था कि तुम हार जाओगी तो हार जाओगी। तुम सोचती हो कि सैन्य स्कूल में दाखिला मिलने के बाद तुम कुछ खास हो, लेकिन असल में तुम बस बेवकूफ़ बच्चों का एक समूह हो। बस हो गया, यहाँ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझे खेलना बंद कर देना चाहिए। मुकाबला जीतने वाला आदमी उबा हुआ लग रहा था। उनके घृणा भरे चेहरों को देखकर ब्लैकहॉक के छात्र उन्हें फिर से चुनौती देना चाहते थे। मुझे करने दो, हान सेन ने अचानक उनकी चुनौती रोक दी और शांति से कहा। फिर उसने आखिरी राउंड के विजेता को निमंत्रण भेजा। हान सेन ने अपने सहपाठियों को इन दोनों को चुनौती देना जारी नहीं रखने दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख रहा था कि छात्र जीत नहीं सकते। ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि ब्लैकहॉक के छात्र अच्छे नहीं थे, बल्कि वे दोनों युवक धोखाधड़ी कर रहे थे। ग्लेडिएटर में कोई भी अपनी हैसियत की परवाह किए बिना अनइवॉल्व सेक्शन और इवॉल्वर सेक्शन में प्रवेश कर सकता था।
आमतौर पर इवॉल्वर्स अनइवॉल्व सेक्शन में प्रवेश करने में रुचि नहीं रखते थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे, जैसे कि ये दो युवक। वे इवॉल्वर्स में कुछ भी नहीं थे और लगभग किसी से भी हार सकते थे। हालांकि वे अविकसित होने का दिखावा करते थे और अविकसित लोगों के खिलाफ अपनी अनुचित जीत से आत्मविश्वास हासिल करने की कोशिश करते थे। ज्यादातर इवॉल्वर्स इतना नीचे गिरने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये दोनों इस बात से इतने संतुष्ट थे मानो वे सच्चे उस्ताद बन गए हों। हालांकि वे इवॉल्वर सेक्शन में सबसे नीचे थे, लेकिन संभवतः विकसित होने से पहले ही उनके म्यूटेंट जीनो पॉइंट अधिकतम हो गए थे। इसलिए एक अविकसित व्यक्ति के लिए वे लगभग अजेय थे। छात्र चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, इस स्तर पर वे किसी इवॉल्वर को नहीं हरा सकते थे, इसीलिए हानसेन ने उन्हें रोक दिया। वरना दोनों बदमाश और भी ज्यादा खुश होते। शुरुआत में हानसेन इस तरह के कमज़ोर इवॉल्वर्स से निपटने की जहमत नहीं उठाता था। हालांकि वह अपने सहपाठियों को इस तरह धमकाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। उस युवक ने हाँ पर क्लिक किया और हानसेन के साथ खेल में शामिल हो गया। आगे बढ़ो जीनियस, आगे बढ़ो। सभी छात्र हानसेन का उत्साहवर्धन कर रहे थे। मेरे गधे, तुम में से हर एक हमारे सामने बकवास है, लंबे पतले आदमी ने दिखावटी ढंग से कहा। उसे यकीन नहीं था कि इन अविकसित सैन्य स्कूल के छात्रों में से कोई भी उन्हें हरा सकता है। आखिरकार वे तो विकसित ही थे। कम से कम वे कुछ सैन्य स्कूल के छात्रों को तो धमका ही सकते थे। और जिस प्रतिभा का उन्होंने जिक्र किया था, उसे तो वह और भी कमतर समझता था। इस प्रतिभा को एक मिसाल बनाना बहुत अच्छा होगा। उल्टी गिनती खत्म होते ही हानसेन और उसका प्रतिद्वंदी अखाड़े में दाखिल हुए। उस आदमी ने खुद को उस्ताद बताते हुए हानसेन की तरफ उंगली उठाई और कहा, आओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया। इस अवसर के लिए धन्यवाद। हानसेन मुस्कुराया और उस युवक पर एक मुक्का मारा। युवक ने हानसेन की मुट्ठी की ओर देखा, अपने होठों को मोड़ा, तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी से हानसेन के वार का प्रतिकार किया। एक इवॉल्वर के रूप में अपनी फिटनेस के स्तर के साथ वह एक सामान्य अविकसित व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अपनी फिटनेस के फायदे का इस्तेमाल करके वह अपने विरोधियों को अपनी मर्जी से धमका सकता था, जिसकी संतुष्टि उसे अविकसित वर्ग में बनाए रखती थी। जब तक वे उन अति जीनो कलाओं का प्रयोग नहीं करते थे जिनका अभ्यास केवल विकसित लोग ही कर सकते थे, तब तक कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वे विकसित लोग हैं। लोग बस यही सोचते थे कि वे शक्तिशाली अविकसित व्यक्ति हैं। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराने वाली थीं। ये देखकर युवक और भी उत्तेजित हो गया। मुक्का मुक्का, वह अपने प्रतिद्वंद्वी की सारी उंगलियों की हड्डियां तोड़ सकता था और कभी कभी तो पूरी बांह भी। जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराने वाली थीं, हानसेन ने अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल लिया। युवक की कलाई मरोड़ दी और उसकी हड्डी उखड़ गई। युवक का हाथ पीछे की ओर मुड़ गया और उसे हानसेन की ओर पीट करनी पड़ी। हानसेन ने उसकी बांह मरोड़कर युवक के घुटनों पर लात मारी और उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। हानसेन के एक हाथ पर नियंत्रण होने के कारण युवक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वरना उसका पूरा हाथ बेकार हो जाता। एक इवॉल्वर होने के नाते उस युवक में कुछ अद्भुत क्षमताएं थीं। उसने तुरंत पलटवार किया और हानसेन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि जूजू के साथ मुकाबले के बाद से हानसेन ने अपनी ग्रैपलिंग स्किल्स में ज़बरदस्त सुधार किया था। 20 से थोड़ा ज़्यादा फिटनेस इंडेक्स वाला इवॉल्वर हानसेन के बराबर तो बिल्कुल नहीं था। हानसेन ने युवक का हाथ छोड़ा और उसके पीछे चल पड़ा। युवक की गर्दन में हाथ डालकर हानसेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर के बल हवा में उछाल दिया। जैसे ही उसका प्रतिद्वंदी गिर रहा था, हानसेन की मुट्ठियां बिजली की तरह तेजी से युवक के शरीर पर लगीं, चेहरे से पेट तक। जब युवक जमीन को छूने ही वाला था, हानसेन ने घुटने से उसकी छाती पर लात मारी, जिससे वह फिर से हवा में उछल गया। ऊपर नीचे घूमते हुए हानसेन के पैर धुंधले हो गए और उसने युवक को ऐसे लात मारी जैसे वो कोई पंचिंग सैक हो। युवक के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी सेहत पूरी तरह से जल गई। उसका शरीर हवा में फट गया और वो ढेर हो गया। उसका दोस्त, लंबा पतला लड़का हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सैन्य स्कूल का छात्र उस युवक को लात मारकर विस्फोट की स्थिति में पहुंचा देगा। हालांकि छात्रों को यह नहीं पता था कि वे विकसित हो रहे हैं, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके दोस्त के लिए हारना असंभव था। छात्रों ने जयकार करना शुरू कर दिया और हानसेन का स्टैंड पर स्वागत किया, मानो वे किसी नायक का स्वागत कर रहे हों। हानसेन ने लंबे दुबले युवक को घूरते हुए पूछा, क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। लंबा और दुबला पतला लड़का पीला पड़ गया। वह अपने दोस्त जितना भी अच्छा नहीं था। चूंकि उसका दोस्त फट गया था, तो जाहिर है कि उसमें हानसेन से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्यों, क्या तुम्हें ये खेल ज्यादा पसंद नहीं आया? हानसेन ने शांति से कहा। घबराहट महसूस करते हुए लंबे और दुबले पतले लड़के ने कहा, आज हम फॉर्म में नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अगली बार नहीं जीतेंगे। क्या अगली बार लड़ने के लिए आप अपनी इवॉल्वर पहचान का इस्तेमाल करेंगे या अनइवॉल्व पहचान का? हानसेन ने पूछा।
हान सेन की बातें सुनकर छात्र दंग रह गए। हान सेन, आप कह रहे हैं कि वे इवॉल्वर्स हैं? शी जिकांग ने अविश्वास से दोनों युवकों को देखा। तुम इवॉल्वर्स हो? सभी छात्र उन पर भड़के हुए थे। झूठी पहचान का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना तो बिल्कुल ही घृणित था। इवॉल्वर कौन है? यहाँ बकवास मत करो। दोनों युवकों ने निश्चित रूप से इवॉल्वर होने से इनकार कर दिया, अन्यथा वे मुसीबत में पड़ जाते। वास्तव में आप ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, हान सेन ने सहजता से कहा। दोनों ने आगे कोई बातचीत नहीं की और ग्लेडिएटर छोड़ने का निर्णय लिया। हान सेन, क्या वे विकासवादी थे या नहीं? छात्र हैरान थे। जब मैं इवॉल्वर सेक्शन में निरीक्षण करने गया था तो मैंने उन्हें पहले भी देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे वाकई इवॉल्वर हैं। हान सेन ने कंधे उचकाए और बहाना बनाया। मुझे लगता है कि वे विकसित व्यक्ति हैं, लेकिन घटिया किस्म के। अन्यथा वे दूसरों को धमकाने के लिए अविकसित व्यक्ति होने का नाटक नहीं करते। कचरा, बेशर्म, जीनियस, तुम्हारी हरकतें कमाल की थीं, खासकर किक्स का आखिरी राउंड। जब तुम्हारे पास समय हो तो हमें सिखाना। सभी छात्र हान सेन से प्रभावित थे, यहाँ तक कि घटिया इवॉल्वर भी इवॉल्वर ही थे। एक अविकसित व्यक्ति के लिए उन्हें हराना फिर भी मुश्किल था। छात्रों के साथ कुछ राउंड लड़ने और उन्हें कुछ सुझाव देने के बाद हान सेन इवॉल्वर सेक्शन में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसे अविकसित प्रतिद्वंद्वियों में जरा भी रुचि नहीं थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लड़ने का निमंत्रण मिल गया। हान सेन ने सोचा कि ये वे लोग हैं जो उससे हार गए थे, लेकिन पहचान पत्र का नाम देखकर वह दंग रह गया। पहचान पत्र बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन यह वे दो व्यक्ति नहीं थे जिन्हें उसने पहले पीटा था। यह एक शब्द की पहचान थी, रानी। हान सेन ने ऐसी आईडी कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे यह नाम याद था। कुछ समय पहले हुआनफू पिंकिंग उसे क्वीन रेस्टोरेंट नाम के एक रेस्टोरेंट में ले गया था, जो अरेस मार्शल हॉल की संपत्ति थी। हान सेन ने वहां क्वीन उपनाम वाली एक इवॉल्वर को देखा, जिसने अविश्वसनीय कौशल और शक्ति से एक इवॉल्वर प्रतिद्वंद्वी को क्षण भर में नष्ट कर दिया। क्या ये वही रानी है? कुछ संदेह के साथ हान सेन ने हाँ पर क्लिक किया और एक लड़ाई वाले दृश्य में प्रवेश किया। हान सेन को उम्मीद थी कि वह अरेस मार्शल हॉल की रानी को फिर से देख पाएगा। हालांकि हान सेन जानता था कि वह रानी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह उनकी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वे दोनों आभासी समुदाय में लड़ रहे थे और वह उसकी अविश्वसनीय कौशल की सराहना करते हुए घायल नहीं होगा। हान सेन ने ग्लेडिएटर पर कई प्रभावशाली इवॉल्वर्स देखे थे और उनमें से कुछ तो उसे सिर्फ 2 या 3 बार से ही हरा सकते थे। हालांकि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे क्वीन की तरह हिला नहीं पाए। उल्टी गिनती के दौरान हान सेन विपरीत दिशा में देख रहा था। ये वही है। उस लंबी आकृति को देखकर हान सेन उत्साहित हो गया। हालांकि उसने उससे अलग कपड़े पहने थे जैसा उसने याद किया था और प्लेटफॉर्म पर चेहरा धुंधला करने वाले फीचर का इस्तेमाल किया था, फिर भी हान सेन ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनके चेहरे या शरीर के किसी खास अंग के बजाय उनकी विशेष आभा से पहचाना जाता था। क्वीन वाकई एक अनोखी इंसान है। वो ठंडी, घमंडी और अलग थलग थीं, दुनिया की हर चीज़ से बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल एक असली रानी की तरह। यह कोई दिखावा या प्रशिक्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उसकी मानसिक शक्ति का प्रमाण था। हालांकि हान सेन को नहीं पता था कि रानी उसे लड़ने के लिए क्यों बुला रही हैं, लेकिन उनके निमंत्रण ने उसे खुशी से उछल दिया। जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं था। हान सेन ने इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के अनुभव को संजोकर रखा। रानी ने हान सेन को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उन्हें उसमें कुछ खास दिखा। दरअसल रानी को तो हान सेन के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। रानी की इच्छा के बिना कोई भी उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, सिवाय एक व्यक्ति के, अरेस मार्शल हॉल के अध्यक्ष हुआनफू शियोंगचेन के। क्योंकि केन ने कियान हेजेन को युद्धपोत पर एक सैनिक की सिफारिश की थी, इसलिए कियान हेजेन को उस सैनिक में दिलचस्पी हो गई। हालांकि हुआनफू शियोंगचेंग ने कियान हेजेन के प्रशिक्षण के बारे में सख्त नियम बनाए हुए थे। अगर कियान अरेस मार्शल हॉल के किसी छात्र से लड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे ग्लेडिएटर से किसी को चुनना हो तो उसे पहले हुआनफू शियोंगचेंग की मंजूरी लेनी होगी। कियान हेजेन का अनुरोध सुनने के बाद हुआनफू शियोंगचेंग ने उसे रोका नहीं, बल्कि रानी से ये तय करने को कहा कि क्या हान सेन कियान हेजेन का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। हुआनफू शियोंगचेंग को कियान हेजेन से बहुत उम्मीदें थीं और वह नहीं चाहता था कि उसके प्रशिक्षण में कोई गड़बड़ी हो। हुआनफू शियोंगचेंग नहीं चाहता था कि कियान हेजेन का प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत या बहुत कमज़ोर हो, और अगर कियान हेजेन का प्रतिद्वंद्वी सही रास्ते पर नहीं था तो इसका असर कियान पर भी पड़ सकता था। हुआनफू शियोंगचेंग ऐसा नहीं होने देना चाहता था और उसे भरोसा था कि क्वीन ही यह फैसला लेगी कि हान सेन कियान हेजेन का प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए उपयुक्त है या नहीं। यही कारण था कि क्वीन ने हान सेन को निमंत्रण भेजा था। क्वीन ग्लेडिएटर में अक्सर आती थी, इसलिए वह कभी कभी हान सेन को निमंत्रण भेजकर यह जांचती थी कि वह ऑनलाइन है या नहीं। हालांकि हान सेन को निमंत्रण के पीछे की कहानी नहीं पता थी,
लेकिन वह रानी के साथ लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक था। उल्टी गिनती खत्म होने के बाद हान सेन अखाड़े में दाखिल हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपने हृदय, रक्त और क्यूई की क्रियाओं को मजबूत करने के लिए हेरेसी मंत्र का इस्तेमाल किया। उनकी फिटनेस का स्तर काफी बढ़ गया। बिना एक शब्द कहे हान सेन ने क्वीन पर मुक्का मारा। उसे डर था कि अगर उसने जल्द ही हमला नहीं किया तो उसे ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। क्वीन निश्चित रूप से फर्स्ट गॉड सेंचुरी के ज्यादातर सुपर प्राणियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इसलिए हान सेन का मुक्का उसकी लगभग पूरी ताकत को दर्शाता था और वह अपने छिपकर हमला करने के कौशल से अधिकांश लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। मूलतः हान सेन ने सोचा था कि क्वीन जमकर जवाब देगी, जो उसकी शैली थी। हालांकि क्वीन ने हान सेन के मुक्के को आसानी से चकमा दे दिया और पलटवार नहीं किया। हान सेन हक्का बक्का रह गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने दूसरा मुक्का मारा। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए बेहतर होगा कि वह कुछ और राउंड तक टिक सके। जिस मुक्के में उसकी सारी ताकत खर्च हो गई, उससे बचने के लिए रानी को बस एक कदम ही काफी था। उसकी कोई भी कुशलता काम नहीं आई। हान सेन ने कंकाल की अव्यवस्थित लय का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने क्वीन की लय का सारांश निकाला और उस पर तब वार किया जब उसकी रक्षा कमजोर थी। हालांकि क्वीन ने अचानक अपनी लय बदल दी और उसके हमले को बेकार कर दिया। हान सेन ने कभी किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था जो अपनी लय को इस तरह अचानक बदल सके, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। चाहे वह पूर्व निर्णय लेने में कितना भी कुशल क्यों न हो, उसे अपनी भविष्यवाणी अपने प्रतिद्वंद्वी की लय के आधार पर ही करनी होगी। क्वीन अपनी लय अपनी इच्छानुसार बदल सकती थी, जिसका मतलब था कि हान सेन के लिए उसकी चाल का पैटर्न तय करना नामुमकिन था। इसलिए कोई भी पूर्व निर्णय लेना व्यर्थ था। हालांकि हान सेन को झटका लगा था, फिर भी वह शांत रहा और रानी पर हमला करने के लिए उसने सभी ज्ञात तरीकों का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि हान सेन को यह नहीं पता था कि क्वीन ने जवाबी हमला क्यों नहीं किया, लेकिन वह खुश था कि उसे इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करने का अवसर मिला। आमतौर पर उसके स्तर के इवॉल्वर्स उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस बार क्वीन ने उसे निमंत्रण भी भेजा। हान सेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्वीन क्यों नहीं लड़ रही, जब तक उसे उसके साथ अभ्यास करने का मौका मिल रहा था। हालांकि हान सेन ने चाहे जितने भी हुनर इस्तेमाल किए हों, छिपकर हमला करने से लेकर कंकाल के हुनर तक, 13 वार से लेकर ब्लेड स्टॉर्म तक, क्वीन पर कुछ भी काम नहीं आया। वह उसके कपड़ों का कोना भी नहीं छू सका। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हान सेन के हमलों को चकमा देकर ही क्वीन हान सेन को एक कोने में धकेल पाए। और जब तक ये सब नहीं हो गया तब तक उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। हान सेन हक्का बक्का रह गया। वही सारे हमले कर रहा था, जबकि क्वीन उसके हमलों से बचकर उसे किसी तरह कोने में धकेल रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उन दोनों के बीच कितनी बड़ी दूरी थी। आखिरकार जब हान सेन को कोने में धकेल दिया गया तो क्वीन ने पहला हमला किया। हवा में उछलकर उसने हान सेन की छाती पर अपने पैर पटक दिए। अनुवादक के विचार, विक्की अंडरस्कोर। हान सेन के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। एक सेकंड में उसके पास पहुंचकर क्वीन की लात कछुए के काटने से भी ज्यादा भयानक थी। हान सेन ने तुरंत ही रानी के आने वाले पैर को दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की, डायवर्सन और क्लिंगिंग तकनीक का उपयोग करते हुए। उम्मीद थी कि वह रानी की ताकत उधार ले सकेगा, लेकिन ये बेकार था। डायवर्सन का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को समझना होगा। अपने प्रतिद्वंद्वी से चिपके रहने के लिए उसे रानी की ताकत का अनुसरण करना होगा। हालांकि क्वीन की किक इतनी तेज और तीव्र थी कि हान सेन के पास ऐसा करने का समय ही नहीं था। टकराना। उसके पैर ने हान सेन के हाथों और फिर उसकी छाती पर लात मारी। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया हो। फिर उसका नकली शरीर अचानक गायब हो गया। एक ही वार में मौत, और वो भी शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं। व्यवस्था के लिए ऐसा फैसला लेने की सिर्फ एक ही संभावना थी। दोनों पक्षों की ताकत में इतना अंतर था कि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। हान सेन प्रतीक्षा क्षेत्र में वापस आया और क्वीन को मित्रता का अनुरोध भेजा। अगर वे फिर मिल पाते तो हान सेन किसी और समय रानी से लड़ना चाहता था। अगर रानी उसे अपने साथ नहीं लाती तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अप्रत्याशित रूप से क्वीन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और हान सेन क्वीन को अपनी मित्र सूची में देखकर प्रसन्न हुआ। जैसे ही वह क्वीन को दोबारा लड़ने का न्योता भेजने वाला था, उसका नाम बदल दिया गया। जाहिर है उसने ग्लेडिएटर छोड़ दिया था। कितनी शर्म की बात है, लेकिन चूंकि उसने मुझे पहले ही जोड़ लिया है, मुझे विश्वास है कि भविष्य में मुझे एक और मौका मिलेगा। हान सेन ने होंठ चाटते हुए सोचा। रानी उन सुपर जीवों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अगर उसे उसके साथ अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिलता तो भविष्य में शिकार के लिए खुद को तैयार करना उसके लिए बहुत अच्छा होता। हान सेन ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्वीन उससे क्यों लड़ेगी। उसने अपनी असली पहचान दर्ज करने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि चेहरा धुंधला करने का भी इस्तेमाल किया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह कौन है, और क्वीन को भी पता नहीं चलना चाहिए।
हान सेन ने मंच छोड़ने से पहले अपने कॉमलिंक पर लड़ाई का वीडियो डाउनलोड करने के लिए भुगतान किया। हान सेन ने वीडियो का अध्ययन करने और यह पता लगाने का निर्णय लिया कि क्वीन ने उसे किस प्रकार कोने में धकेल दिया। ग्लेडिएटर छोड़ने के बाद रानी ने एक नंबर डायल किया और एक छोटी सी बातचीत की। उसने हुआनफू शियोंगचेन को अपना निष्कर्ष बताया कि उसका मानना था कि युद्धपोत पर एक सैनिक कियान हेजेन के लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी है। हालांकि उसने हान सेन को केवल एक वार से हरा दिया, लेकिन हान सेन का प्रदर्शन उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। यही वजह थी कि क्वीन उसे टीम में शामिल करने के लिए सहमत हो गई। दरअसल क्वीन की फ्रेंड लिस्ट में हान सेन ही अकेला था। उसने अरेस मार्शल हॉल में किसी छात्र को भी नहीं जोड़ा था। दरअसल ग्लेडिएटर में क्वीन ने कभी किसी से चैट नहीं की, न ही किसी को जोड़ा। हान सेन को शामिल करने के लिए वह इसलिए सहमत हुई क्योंकि उनकी कमजोर फिटनेस के बावजूद उनके पास कई तकनीकें थीं जो उनके लिए प्रेरणादायक थीं। उदाहरण के लिए हान सेन के हमले करने का तरीका इतना धूर्त था कि वह उसके इरादे को तभी समझ पाई जब वह उसके पास आया, और हान सेन को स्पष्ट रूप से लय की अच्छी समझ थी, जिसके कारण उसे उसके हमलों से निपटने के लिए अपनी लय बदलनी पड़ी। इसके अलावा हान सेन ने अपनी ताकत और शरीर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया, जो उनके फिटनेस स्तर वाले लोगों में दुर्लभ था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हान सेन की शैली उसके किसी परिचित से मिलती जुलती थी, इसलिए क्वीन ने हान सेन के मित्रता अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया। क्वीन से लड़ने के बाद हान सेन किसी और को चुनौती नहीं देना चाहता था। वह ग्लेडिएटर छोड़कर डॉम में वापस आ गया और बार बार डाउनलोड किया हुआ वीडियो देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि क्वीन एक ज़बरदस्त इंसान और एक बेहतरीन इवॉल्वर थी। हान सेन को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो वह उससे बेहतर कर सकती थी। हालांकि हान सेन का ध्यान इस पर नहीं था। हान सेन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ थी उसकी पतंगबाजी की कला। ये कोई फुटवर्क भी नहीं था, बल्कि किटिंग थी। क्वीन ने जानबूझकर कोई फुटवर्क इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन हान सेन के हमलों से बचने के लिए उसने जिन जगहों पर जाने का फैसला किया उनसे हान सेन को खतरा महसूस हुआ और अनजाने में वो वहीं पहुंच गया जहां क्वीन उसे ले जाना चाहती थी। कहने का मतलब यह है कि हालांकि क्वीन ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन वह हान सेन पर इतना दबाव और खतरा पैदा करने में कामयाब रही कि वह भागना चाहता था। इसलिए हालांकि हान सेन तमाम हमले कर रहा था, फिर भी वह कोने में जा गिरा। एक और बात ने हान सेन को पसीना पसीना कर दिया। रानी जिस भी जगह जाना चाहती थी वह हान सेन के लिए खतरा बन सकती थी, जिसका मतलब था कि यह हान सेन की चाल में एक खामी थी। अगर हान सेन क्वीन के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल न होता तो हान सेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी कमियां होंगी जिनका फ़ायदा उसका विरोधी उठा सकता है। अगर क्वीन उसकी दुश्मन होती और उनकी लड़ाई असली होती तो हान सेन लाखों बार मरता। हान सेन की खोज ने उसे विस्मय और उत्साह से भर दिया। गलतियां करना ठीक है, बशर्ते उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। इस मामले में क्वीन ने उसे बताया कि उसने कहाँ गलती की और उसे वह दिखाया जिससे वह अनजान था। हान सेन को पता था कि उसने क्या गलत किया है और वह सुधार करना जानता था, और इससे बेहतर कुछ नहीं था। स्वाभाविक रूप से क्वीन ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। वह तो बस हान सेन को अपनी पूरी ताकत लगाकर यह तय करने पर मजबूर करना चाहती थी कि हान सेन कियान हेजेन का विरोधी बनने के लायक है या नहीं। यहाँ तक कि रानी को भी उम्मीद नहीं थी कि हान सेन उससे लड़कर इतना कुछ सीख सकता है। हान सेन ने वीडियो बार बार देखा और क्वीन से और भी प्रभावित होता गया। उसकी हरकतें अनजाने में हुई लग रही थीं, लेकिन हमेशा किसी न किसी मकसद से होती थीं। ये किसी उस्ताद के साथ गो खेलने जैसा था। कुछ पत्थर जो शुरुआत में बेमानी लग रहे थे अंततः सफलता की कुंजी बन गए। वे बेमानी पत्थर दरअसल यूं ही नहीं रखे गए थे, बल्कि एक व्यापक डिज़ाइन का हिस्सा थे। पिछली बार जब हान सेन ने रानी को किसी युद्ध में देखा था तो उसने देखा था कि वह कितनी शक्तिशाली है। हालांकि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी बनकर हान सेन को पता चला कि वह इतनी दुर्जय क्यों है। अगले दिन जब हान सेन को जीनो समाधान ओवरलोड प्राप्त हुआ, तब तक उसने क्वीन के खिलाफ अपने युद्ध का वीडियो बंद कर दिया। हान सेन को पता ही नहीं था कि उसने वीडियो कितनी बार देखा था। जितना ज़्यादा वह देखता उतना ही ज़्यादा उसे फ़ायदा होता। उसने समय समय पर इसकी समीक्षा करने का फैसला किया ताकि वह अपनी कमजोरियों और खामियों पर ज़्यादा ध्यान दे सके। जीनो घोल पीने के बाद हान सेन ने ओवरलोड का अभ्यास शुरू कर दिया। हेरेसी मंत्र से अलग, जिसमें आंतरिक अंगों को मजबूत करने पर जोर दिया जाता था, ओवरलोड का ध्यान शरीर पर दबाव डालने पर केंद्रित था। सीधे शब्दों में कहें तो ओवरलोड का अभ्यास करते समय हान सेन को अपने शरीर की कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए लगातार व्यायाम करने की ज़रूरत थी ताकि वह विषम परिस्थितियों में भी काम कर सके। कुछ सोच विचार के बाद हान सेन ने ग्लेडिएटर पर मुकाबलों के जरिए ओवरलोड का अभ्यास करने का फैसला किया। होलोग्राफिक उपकरण में नकली शरीर को उसके असली शरीर के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी और उसकी बाकी गतिविधियां भी असली थीं। हान सेन ने ग्लेडिएटर के इवॉल्वर सेक्शन में दोबारा प्रवेश किया और तुरंत ही उसे मित्रता का अनुरोध प्राप्त हुआ। कोई मुझे क्यों जोड़ेगा?
हान सेन थोड़ा हैरान हुआ और उसने आईडी चेक की। उस पर QZH लिखा था, जिसे वह पहचान नहीं पाया। हान सेन ने फिर भी हाँ पर क्लिक कर दिया। बहुत जल्द QZH हान सेन की मित्र सूची में शामिल हो गया। कुछ ही सेकंड बाद QZH ने हान सेन को लड़ाई का निमंत्रण भेजा। ऐसा कम ही होता था कि कोई हान सेन को आमंत्रित करे, इसलिए वह तुरंत मान गया। जब वह उल्टी गिनती का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली। QZH लगभग 20 साल का एक नौजवान था। उसकी उम्र को देखते हुए भले ही वह एक इवॉल्वर था, फिर भी वह नया और कमज़ोर ही होगा। हान सेन ने देखा कि QZH के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने भी हथियार इस्तेमाल न करने का फैसला किया। ओवरलोड के लिए शरीर की हरकतें ज़रूरी थीं और बिना हथियार के ये ज़्यादा सुविधाजनक होता। लड़ाई शुरू होने के बाद QZH तेजी से हान सेन की ओर दौड़ा और हान सेन ने उसका मुकाबला किया। बहुत जल्द हान सेन हैरान रह गया। QZH उसके अनुमान से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। हान सेन ने अनुमान लगाया कि उसका फिटनेस इंडेक्स कम से कम 30 था। अगर वह सिर्फ विकसित हुआ था तो उसके पवित्र जीनो पॉइंट्स अधिकतम होने चाहिए थे। इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली बात यह थी कि QZH की न सिर्फ फिटनेस अच्छी थी, बल्कि वह असाधारण रूप से लड़ता भी था। उसका हर दांव शक्तिशाली था। हान सेन समझ गया कि उसने ज़रूर किसी उस्ताद से सीखा होगा। हान सेन उत्साहित हो गया। QZH जैसे खिलाड़ी के साथ मुकाबला करने से उसे बहुत फ़ायदा होगा। हान सेन ने हेरेसी मंत्र की शुरुआत की और अपनी फिटनेस का स्तर काफ़ी बढ़ा लिया, वरना वह QZH का मुकाबला नहीं कर पाता। फिर भी फिटनेस के मामले में हान सेन अभी भी QZH से कमतर थे। हेरेसी मंत्र और ओवरलोड दोनों का इस्तेमाल करने के बाद हान सेन 28 के फिटनेस स्तर तक पहुंच सकते थे, जबकि QZH का कुल सूचकांक 30 था और कुछ आइटम 35 से भी ज़्यादा। अगर QZH एक शुरुआती खिलाड़ी होता तो बहुत मुमकिन था कि वह अपना फिटनेस इंडेक्स 100 से ऊपर ले जा पाता, जो कि कई इवॉल्वर्स का लक्ष्य होता है। हालांकि बहुत कम लोग ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जिन लोगों ने उत्परिवर्ती जीनो पॉइंट्स को अधिकतम सीमा तक विकसित किया था, उनका फिटनेस इंडेक्स विकास के बाद लगभग 20 हो सकता था। जिन लोगों ने पवित्र जीनो पॉइंट्स को अधिकतम सीमा तक विकसित किया था, उन्हें एक पवित्र शरीर प्राप्त हुआ और फिटनेस इंडेक्स 30 तक पहुंच गया। द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में जीनो पॉइंट्स एकत्र करने के बाद आदर्श रूप से एक इवॉल्वर फिटनेस इंडेक्स में 100 तक पहुंच सकता था, जो लगभग उतना ही था जितना एक इवॉल्वर पहुंच सकता था। हान सेन QZH से लड़ने में खुश था, जो शक्तिशाली था लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं था कि हान सेन को तुरंत खत्म कर सके। हान सेन ने QZH से लड़ने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया और अपने शरीर की कोशिकाओं की जीवन शक्ति और उनके अधिभार को उत्तेजित किया। शुरुआत में ओवरलोड का प्रभाव सीमित था। हान सेन को इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ओवरलोड की स्थिति में कई बदलाव करने पड़े। टकराना। आधे घंटे में हान सेन को QZH ने हरा दिया। QZH हर पहलू में उनसे बेहतर था और उसने उन्हें वापस लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हान सेन को कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने QZH को निमंत्रण भेज दिया। QZH ने तुरंत हामी भर दी। QZH ताकत और गति के मामले में शानदार था और उसने कई हाइपर जीनो कलाएं इस्तेमाल की जो हान सेन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। यह महसूस करते हुए कि वह फिटनेस या हाइपर जीनो कलाओं में QZH का मुकाबला नहीं कर सकता, हान सेन ने एक बात सोची। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। कम से कम इससे मुझे और समय तो मिलेगा। हान सेन को क्वीन के पतंगबाजी के हुनर का ख्याल आया। चूंकि QZH से सीधे मुकाबला करना मुश्किल था, हान सेन के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह अपने कौशल को निखारे और अपनी कमियों को दूर करे। इसके अलावा उसे लड़ाई को लंबा खींचने के लिए कुछ रणनीतियां भी अपनानी थीं। क्वीन की पतंगबाजी की कला गो रणनीति जैसी थी। पहला कदम उठाते समय उसे पूरी तस्वीर ध्यान में रखनी होती थी और 10 कदम आगे की सोचनी होती थी। ऐसा करके ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी योजना पर चलने के लिए लुभाया मजबूर कर सकता था। हालांकि यह असंभव था कि हान सेन 1 या 2 महीने में क्वीन के स्तर तक पहुंच पाता, लेकिन उसे पतंगबाजी का कौशल बहुत पसंद था। यही कारण था कि हान सेन ने QZH के साथ लड़ाई के दौरान क्वीन के पतंगबाजी कौशल की नकल की। हालांकि हान सेन ने शुरुआत में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसकी प्रगति धीमी थी। यह एक ऐसा हुनर था जिसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत थी। हान सेन से लड़ते हुए कियान हेजेन को रोमांच का एहसास हुआ। कियान हेजेन हमेशा अरेस मार्शल हॉल में इवॉल्वर्स के साथ अभ्यास करता था। हालांकि उन इवॉल्वर्स के पास कई हुनर थे, फिर भी कियान हेजेन धीरे धीरे उनके मूवमेंट पैटर्न को समझने लगा। हालांकि हान सेन के खिलाफ मुकाबला अलग था। हान सेन ने उसे अलग अलग चीज़ें दिखाई थीं, जैसे अव्यवस्थित लय और अजीबोगरीब प्रहार, और कभी कभी तो कियान हेजेन के अपने करतब भी। कियान हेजेन को लगता था कि हान सेन एक अजीब इंसान है। कियान हेजेन को लगता था कि उसने जो सीखा है वह काफ़ी विविधतापूर्ण है, जबकि हान सेन उसे हमेशा आश्चर्यचकित करता रहता था, जिससे उसे कई प्रेरणाएं मिलती थीं।
कियान हेजन और हान सेन के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी और वे हमेशा एक दूसरे को देखते ही लड़ाई शुरू कर देते थे, जो कई दिनों तक चलती थी। बिना किसी बातचीत के दोनों व्यक्ति अपने अपने अभ्यास में मग्न थे और एक दूसरे को एक अभ्यास साथी के रूप में देख रहे थे। कियान हेजन ने हाल ही में ग्लेडिएटर पर काफ़ी समय बिताया था, लेकिन उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उसके लिए हान सेन को हराना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। शुरुआत में कियान हेजन केवल हान सेन की अप्रत्याशित चालों से ही चकित था। हालांकि हान सेन को हराने के लिए उसे और अधिक प्रयास करने पड़े। इन 2 दिनों में उसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और नए रास्ते तलाशने पड़े। मुख्य मुद्दा ये था कि हान सेन की फिटनेस बेहतर होती जा रही थी, जिससे कियान हेजन ने अपना लाभ खो दिया। दरअसल ये हान सेन की फिटनेस में आए वास्तविक सुधार की वजह से नहीं, बल्कि ओवरलोड के अभ्यास में हुई प्रगति की वजह से था। अब हान सेन ओवरलोड के तहत बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, जिससे कियान हेजन को लगा कि हान सेन का शरीर बेहतर हो रहा है। ओवरलोड के तहत हान सेन के लिए मुकाबला खतरनाक था। एक बार ओवरलोड अपनी सीमाओं को पार कर गया तो भयानक परिणाम होंगे। हालांकि इस समय तक हान सेन का शरीर उस सीमा तक नहीं पहुंचा था। नहीं, इतनी तेज नहीं। कछुए के काटने से बचने के लिए ये रफ्तार काफ़ी नहीं है। स्पार्टिकल के इस्तेमाल से हान सेन का शरीर तेज रफ्तार से हिल रहा था और उसके पैर लगभग धुंधले हो गए थे। हालांकि हान सेन अपना अधिकांश समय ग्लेडिएटर पर बिताते थे, लेकिन वे होलोग्राफिक डिवाइस के बिना प्रतिदिन 1 घंटा प्रशिक्षण लेते थे। आभासी युद्ध में वह हर एक विवरण को समझ नहीं पाता था, जिसके कारण 1 घंटे का प्रशिक्षण आवश्यक हो गया। हान सेन ने अपने प्रशिक्षण के लिए जिस जगह को चुना वह हैवी वॉरफ्रेम सोसाइटी थी, जो अब भी एक अलोकप्रिय सोसाइटी बनी हुई थी। फैटी और स्किनी के स्नातक होने के बाद सोसाइटी में केवल हान सेन और उसके दोस्त ही बचे थे। वांग मिंगमैन की वजह से स्कूल ने उन्हें सोसाइटी और अपना गोदाम रखने की इजाज़त दे दी। हालांकि यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता था, लेकिन इस बार कोई दूर से हान सेन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। जिंग जिया ने हान सेन को जटिल भावनाओं के साथ प्रशिक्षण लेते देखा। पिछली बार हान सेन से हारने के बाद से जिंग जिया ने लंबे समय तक घूमते हुए तीर का और भी गहन अध्ययन किया था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह हान सेन जितना अच्छा नहीं बन पाया। हान सेन की ट्रेनिंग के बारे में सुनकर जिंग जिया ने वहीं हान सेन का इंतजार करने और उससे बात करने का फैसला किया। हालांकि हान सेन ने यहां आते ही सीधे ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, इसलिए जिंग जीवू देखता रहा और इंतजार करता रहा। कुछ देर देखने के बाद जिंग जिया का रूप बदल गया था। हालांकि हान सेन बस शटल रन का अभ्यास कर रहा था, जिंग जिया हान सेन की गति देखकर हैरान रह गया। उसने ऐसी गति सिर्फ इवॉल्वर्स में ही देखी थी। जितने भी अविकसित लोगों को वह जानता था, उनमें जिंग जिया ने ऐसी गति कभी नहीं देखी थी, अपने बड़े भाई जिंग जीवू में भी नहीं। हान सेन ने तो पाशन मंत्र का भी प्रयोग नहीं किया था, अन्यथा उसकी गति और भी अधिक होती। क्या तुम्हें मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेनिंग के बाद हान सेन कुर्सी पर बैठ गया, अपना चेहरा पोंछा, पानी पिया और जिंग जिया की तरफ देखा। उसने शुरू से ही जिंग जिया पर ध्यान दिया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे तीर चलाना सिखाओगे, क्या ये सच है? जिंग जिया ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। जिंग जिया जैसे घमंडी व्यक्ति के लिए विनती करना आसान नहीं था। बेशक, अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें बस मुझे ट्यूशन फीस देनी होगी और फिर मुझे तुम्हें पढ़ाने में खुशी होगी, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुमसे सीखूंगा और फिर तुम्हें हरा दूंगा? जिंग जिया ने हान सेन को घूरते हुए पूछा। हान सेन ने पानी की बोतल खत्म कर ली थी, खाली बोतल कूड़ेदान में फेंक दी और कहा, जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैंने सीखा है, मैं इसमें सबसे अच्छा रहूंगा। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी भी सिखा सकता हूं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। हान सेन के हाव भाव देखकर जिंग जिया ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सीखना चाहता हूं। आप मुझे कब सिखाना शुरू कर सकते हैं? अगर आप मुझे पैसे दे दें तो हम अभी काम शुरू कर सकते हैं, हान सेन मुस्कुराया और बोला। जिंग जिया ने हान सेन को तुरंत मुंहमांगी रकम दे दी। उसे यकीन नहीं था कि वह हान सेन से हार जाएगा। अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे बस हान सेन की चालों की कमी थी। जब तक वह हान सेन की चालें सीखता रहेगा, वह फिर कभी हान सेन से नहीं हारेगा। पैसे लेने के बाद हान सेन ने जिंग जिया को तीर चलाना सिखाना शुरू कर दिया। चूंकि जिंग जिया पहले ही इसका कड़ा अभ्यास कर चुका था, इसलिए उसे सिखाना आसान था। हान सेन सिखाते समय कुछ भी छिपाते नहीं थे। उन्होंने जिंग जिया को घूमते हुए तीर के बारे में सब कुछ सिखाया और बस जिंग को अभ्यास करना बाकी था। जैसा कि हान सेन ने कहा था, उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरे लोग उससे सीख लेंगे, क्योंकि उसी तकनीक का उपयोग करके वह अभी भी पूर्ण चैंपियन होगा। इसके अलावा घूमता हुआ तीर उनकी ज्ञान प्रणाली का केवल एक पहलू था। हालांकि मार्शल आर्ट में करतब महत्वपूर्ण थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था सही समय पर सही करतब का इस्तेमाल करना। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में अभ्यास ही कुंजी है।
जिन जिया ने केवल घूमते हुए तीर चलाना सीखा था, लेकिन उसकी अपनी कोई शैली नहीं थी। चूंकि जिंग जिया पैसे देने को तैयार थी, हान सेन को कुछ पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि उसे इस समय पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़्यादा पैसे से कोई नुकसान नहीं था। जिंग जिया को शुरू में डर था कि शायद हान सेन को कुछ शंकाएं होंगी और वह उसे कुछ ही तरकीबें सिखा पाएगा। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि अगर उसने हान सेन द्वारा सिखाई गई हर बात सीख ली तो वह हान सेन की तरह या उससे भी बेहतर घूमते हुए तीर चला पाएगा। क्या उसे इतना भरोसा है? उसे क्यों लगता है कि वो मुझे हमेशा हरा देगा? हान सेन को जाते देख जिंग जिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। अपने छात्रावास में लौटने के बाद हान सेन को गैम्बलर का फ़ोन आया, जिसने उसे बताया कि प्रबंधन द्वारा एक नया मिशन सौंपा गया है। गैम्बलर द्वारा भेजी गई जानकारी की समीक्षा करने के बाद हान सेन को आश्चर्य हुआ कि ईश्वर के अभयारण्य में ऐसा कोई व्यक्ति भी है। हान सेन ने विचार किया और गैम्बलर से कहा कि वह स्वयं इस मिशन को संभालना चाहेंगे। एक ओर यह मिशन विशेष दस्ते के अधिकांश अन्य सदस्यों के लिए बहुत खतरनाक था, दूसरी ओर हान सेन स्वयं उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण उसने मिशन पर जाने का फैसला किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति वर्तमान में ग्लोरी शेल्टर में था। मिशन का उद्देश्य लक्ष्य को स्टील आर्मर शेल्टर पर पहुंचने पर सुरक्षा प्रदान करना तथा लक्ष्य को अगले शेल्टर तक ले जाना था। इस समय लक्ष्य अभी भी ग्लोरी शेल्टर में था और स्टील आर्मर शेल्टर की ओर जाने वाला था। हान सेन ने मिशन शुरू होने से पहले लक्ष्य से मिलने का फैसला किया। लक्ष्य सन मिंगुआ नाम का एक प्रोफेसर था। उसकी प्रोफाइल के अनुसार वह लगभग 80 साल का था और उसके सभी 4 प्रकार के जीनो पॉइंट अधिकतम हो चुके थे। फिर भी उसने दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में जाने के बजाय पहले ईश्वर के अभयारण्य में ही रहना चुना, क्योंकि वह वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर था। उन्होंने दशकों तक प्रथम देव के अभयारण्य में पौधों पर शोध कार्य किया था। दरअसल हालांकि सुन मिंगुआ के जीनो पॉइंट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, फिर भी वह अच्छी तरह से लड़ नहीं पाते थे। उनके पास बस एक मजबूत शरीर था। सुन मिंगुआ ने हाइपर जीनो कलाओं या युद्ध कौशल का अभ्यास करने में कोई समय नहीं लगाया था, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा प्रथम देव के अभयारण्य में पौधों का अध्ययन करने में लगा दी थी। उसके सारे जीनो पॉइंट एलायंस द्वारा उपलब्ध कराए गए मांस से आते थे। उसने कभी शिकार नहीं किया था। हान सेन ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता था। अगर सन मिंगुआ प्रथम देव के अभयारण्य में रहने का फैसला करता तो उसकी उम्र विकास करने वालों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती। भविष्य में हालांकि विकास के बाद उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाती, लेकिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता था। वह एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जारी रखेगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि बूढ़ा शरीर शिकार के लिए बहुत ही खतरनाक था। जब सुन मिंगुआ तीसरे देवता के अभयारण्य में दाखिल हुआ तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा सुन मिंगुआ ने कभी हाइपर जीनो आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया था। उसकी उम्र में शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी जान की कीमत पर शोध करने का विकल्प चुना। हान सेन ऐसा कभी नहीं कर सकता था, लेकिन वह सुन जैसे लोगों की दिल से प्रशंसा करता था। हान सेन को समझ नहीं आया कि सुन मिंगुआ ने अपनी रिसर्च ऐसी हालत में कैसे की, जबकि गॉड सेंचुरी में किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गॉड सेंचुरी में हर तरह के उपकरण और फॉर्मूले काम ही नहीं करते। और सुन मिंगुआ ने अपनी रिसर्च किस लिए की? पौधों की बात करते हुए हान सेन को कछुए का ख्याल आया, जो कॉपर पर्वतों के पौधों को खाने के लिए समुद्र से बाहर आया था। हान सेन को आश्चर्य हुआ कि कछुए के लिए पौधों का क्या मतलब है। हान सेन तय समय पर ग्लोरी शेल्टर के एक कमरे में पहुंचे और उन्होंने स्वयं सुन मिंगुआ को देखा। चूंकि उसके सभी जीनो पॉइंट्स पूरे हो चुके थे, इसलिए सुन मिंगुआ 80 साल का बूढ़ा नहीं लग रहा था। वह लगभग 40 साल का लग रहा था। प्रोफेसर सुन मिंगुआ के अलावा हान सेन ने ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के 3 सदस्यों को भी देखा, जो ग्लोरी शेल्टर में प्रोफेसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हान सेन, क्या ये सही है? लगता है मैं जल्द ही आपकी समस्या बन जाऊंगा। प्रोफेसर सुन मिंगुआ ने हान सेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, हान सेन ने कहा। हालांकि ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के 3 सदस्य हान सेन के प्रति उतने मित्रवत नहीं थे। यह अभी भी उनके आश्रय में था, जबकि एक अजनबी हान सेन उनके मिशन में हस्तक्षेप कर रहा था, जो उनके लिए परेशान करने वाला था। हान सेन ये बात अच्छी तरह जानता था और उसने ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के प्रमुख जिनरिजी से कहा, कृपया निश्चिंत रहें। मैं केवल आपके साथ स्टील आर्मर शेल्टर तक जाने की उम्मीद करता हूं। वहां पहुंचने से पहले मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा और कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। जिनरिजी ने थोड़ा गर्मजोशी से बातचीत की और अन्य 2 सदस्यों को हान सेन से मिलवाया। उनमें से एक का नाम लू मिंगदा और दूसरे का जिन कियुली था। लू मिंगदा काफ़ी हट्टा कट्टा था और उसके पास एक बड़ा हथौड़ा था, जो हान सेन को जाना पहचाना लग रहा था। हान सेन ने इसके बारे में सोचा और पहचाना कि यह हथौड़ा पवित्र रक्त का उपकरण है, जो उसने सैंड वैली में पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारने से प्राप्त किया था।
उन्होंने कार्रवाई के लिए हथौड़ा हुआन फूपिंग को दे दिया और अब ये लू मिंगा के हाथों में पहुंच गया था। लू मिंगा का इस हथौड़े का इस्तेमाल करना दर्शाता है कि उसमें ताकत के मामले में विशेष प्रतिभा थी। हान सेन का मानना था कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने पर केंद्रित एक हाइपर जीनो कला का भी अभ्यास किया होगा। जिन क्यूली, जिन रिजी के चचेरे भाई थे, वे विनम्र और सहज दिखते थे। हालांकि तीनों हान सेन के जल्दी उनके साथ शामिल होने से थोड़े परेशान थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हान सेन ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे प्रबंधन ने मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा हान सेन ने कोई परेशानी नहीं पैदा की और न ही कोई राय व्यक्त की जिससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ। सन मिंगुआ सीधे स्टील आर्मर शेल्टर नहीं गया, बल्कि उसे पहले ग्लोरी शेल्टर के पास पौधों के कुछ नमूने एकत्र करने थे जिसमें लगभग 10 दिन लगते। हान सेन को आश्चर्य हुआ कि सुन मिंगुआ का गंतव्य कॉपर पर्वत था। प्रोफेसर, ईश्वर के मंदिर में आपको वनस्पति विज्ञान का जुनून क्यों हो गया? सुन मिंगुआ को अच्छी तरह जानने के बाद हान सेन को एहसास हुआ कि उससे बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक रात जब सब लोग अलाव के चारों ओर खाना खा रहे थे, हान सेन ने अपनी शंका जाहिर की। सुन मुस्कुराए और बोले, यह एक पारिवारिक परंपरा की तरह है। मेरे दादा और पिता दोनों इस क्षेत्र में शोध करता थे। मैंने बचपन से ही वनस्पति विज्ञान का बहुत ज्ञान अर्जित किया है और हमेशा से इसके अध्ययन में रुचि रखती रही हूँ। हान सेन कुछ सोचता रहा और कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो सोच रहा था उसे कैसे पूछे। ईश्वर के अभयारण्य में रहने वाले जीव मनुष्यों को जीनो पॉइंट दे सकते थे, जबकि किसी ने भी इन पौधों को खाकर कभी कोई जीनो पॉइंट नहीं कमाया था। इसके अलावा ज्यादातर पौधे मानव शरीर के लिए हानिकारक थे। ऐसा लग रहा था कि सुन मिंगुआ ने हान सेन के मन की बात भांप ली थी, या शायद इसलिए कि पहले भी बहुत से लोगों ने यही सवाल पूछा था। मैं प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में पौधों का अध्ययन इसलिए करता हूं ताकि मानव जाति के लिए कुछ योगदान दे सकूं, प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले। ईश्वर के अभयारण्य में जीव जीनो पॉइंट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। वहां सभी जीवित प्राणी हैं, तो उनमें इतना अंतर क्यों होगा? हान सेन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। दरअसल मेरा परिवार चिकित्सा का अध्ययन करता था और प्राचीन हर्बल चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करता था। मेरे दादा और पिता का मानना था कि चून की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए हम ईश्वर के मंदिर में मौजूद पौधों का भी लाभ उठा सकते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि कई पौधे मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इससे यह और भी साबित हुआ कि ये पौधे प्रभावी थे। सुन मिंगुआ अपनी व्याख्याओं को आगे बढ़ाते रहे। ग्लोरी शेल्टर के तीनों लोगों ने यह बात कई बार सुनी थी और अब उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि हान सेन उत्सुक था। सुन मिंगुआ के परिवार की 3 पीढ़ियों ने प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में पौधों पर बहुत अधिक शोध कार्य किया था और शेष रुचि यह पता लगाने में थी कि क्या ईश्वर के अभयारण्य में पौधों का उपयोग चिकित्सा में किया जा सकता है। क्योंकि ईश्वर के अभयारण्य में वैज्ञानिक तरीके काम नहीं कर रहे थे, फिर भी प्रोफेसर सन का परिवार अनुसंधान में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहा। उन्होंने मुख्यतः कुछ पौधों को खाने के बाद जीवों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके अपना शोध किया। उन्होंने कुछ जीवों को पौधे खिलाने के लिए भी रखा ताकि विभिन्न पौधों के प्रभावों का पता लगाया जा सके। बेशक जीव इंसानों से अलग थे। मानव विषय पर प्रयोग करने से पहले वे अपने किसी भी निष्कर्ष को प्रकाशित नहीं कर सकते थे। हालांकि प्रोफेसर सुन मिंगुआ ने हान सेन के साथ अपनी कुछ खोजों के बारे में बताया। उदाहरण के लिए, सुन मिंगुआ के दादा ने ईश्वर के अभयारण्य में पाए जाने वाले कुछ पौधों से एक खास तरह का लेप बनाया था जो बाहरी घावों पर असरदार था। दरअसल उनके पास ऐसे ही कई आविष्कार थे जिनका इस्तेमाल सीमित दायरे में ही किया जाता था। मुख्य कारण ये था कि उनके द्वारा बनाई गई हर्बल दवाएं एलायंस द्वारा बनाई गई मानव निर्मित दवाओं से ज़्यादा बेहतर नहीं थीं। इसके अलावा उनके दुष्प्रभाव अज्ञात थे, इसलिए उनका प्रचार करना मुश्किल था। रास्ते में हान सेन ने सुन मिंगुआ से कई बार बातचीत की। हान सेन मुख्यतः कुछ सामान्य ज्ञान सीखना चाहता था ताकि ईश्वर के मंदिर में उसके काम आ सके। इसके अलावा उन्हें कछुए द्वारा खाए जाने वाले पौधों में भी रुचि थी और वे जानना चाहते थे कि उनका उपयोग किस काम के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, हालांकि सन मिंगुआ ने दशकों तक शोध किया था, लेकिन प्रथम ईश्वर के अभयारण्य का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं था। हान सेन ने सुन मिंगुआ को फलदार वृक्ष के बारे में बताया, जबकि सुन मिंगुआ को यह नहीं पता था कि वह कौन सा पौधा है और उसके प्रभाव के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था। हालांकि हान सेन से कछुए के बारे में सुनने के बाद सुन मिंगुआ ने कहा, अपने दशकों के शोध में मैंने बहुत से जीवों को पौधे खाते हुए देखा है, इसके बावजूद कि उनमें से अधिकांश को पौधे खाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे अवलोकन के अनुसार ये जीव जीवन को बनाए रखने के लिए पौधों का सेवन नहीं करते थे जैसा कि हम करते हैं। तो फिर वे पौधे किस लिए खाते हैं? हान सेन खुद को पूछने से रोक नहीं सका। मैंने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया है और मेरा निष्कर्ष यह है कि ये पौधे उनके प्रजनन में सहायक हो सकते हैं, सुन मिंगुआ ने झिझकते हुए कहा। ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के सदस्य सुन मिंगुआ से सहमत नहीं थे। आखिर पौधे प्रजनन में मदद क्यों करेंगे?
ऐसा तो नहीं कि पौधे वियाग्रा हों। हालांकि सुन मिंगुआ की बातों ने हान सेन को सुनहरे ग्रोलर की याद दिला दी। हालांकि सुनहरे ग्रोलर को पौधों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ढेर सारे जीव खाए थे। हान सेन अनुमान लगा रहा था कि सभी गर्भवती प्राणियों को या तो पौधे या मांस खाने की ज़रूरत है। अगर यह सच था तो हान सेन को लगा कि उसके पास एक मौका है। हो सकता है कछुआ भी बच्चे पैदा करने के लिए खा रहा हो। अगर यह सुनहरे ग्रोलर जैसा कुछ होता तो ये बच्चे को जन्म देने के बाद उसे खिलाने के लिए अपना जीवन तत्व पैदा करता। उस समय हान सेन के पास उसका जीवन तत्व छीनने का मौका होता। हान सेन ने अभी अभी ओवरलोड का अभ्यास शुरू ही किया था। उसे डर था कि कहीं कछुआ वापस समुद्र में न चला जाए। यदि वह कछुए के जन्म देते समय उसके जीवन का सार छीन सके तो यह आदर्श होगा। हान सेन, क्या वह कछुआ जिसका तुमने जिक्र किया था अभी भी कॉपर माउंटेन्स में है? हान सेन अभी सोच ही रहा था कि प्रोफेसर सुन मिंगुआ से कछुए की जांच करने के लिए कैसे कहे। प्रोफेसर ने पहले उससे ही पूछ लिया। यह अभी भी वहीं होना चाहिए। किसी ने इसे बाहर आते नहीं देखा। हान सेन ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, चलो कछुए को देखने चलते हैं। यह मेरे शोध में मददगार हो सकता है। सुन मिंगुआ ने कार्यक्रम तय किया। ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड को ज्यादा आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कछुए के शिकार अभियान में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था। कॉपर पर्वतों में बहुत सारे जीव थे, लेकिन उनमें से कोई भी डरावना नहीं था। उनकी राय में कछुआ ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए क्योंकि वह तेज नहीं था। केवल हान सेन ही जानता था कि कछुए की गति अविश्वसनीय थी। हान सेन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और बस दूर से कछुए का जायजा लेना चाहता था। इसके अलावा हान सेन चाहता था कि प्रोफेसर ये पता लगाएं कि कछुआ सचमुच बच्चे पैदा कर रही है या नहीं। सुन मिंगुआ को इस मामले में विशेषज्ञ होना चाहिए। लोगों का समूह कॉपर पर्वत की ओर चल पड़ा। सुन मिंगुआ का शरीर बहुत मजबूत था और उसका घोड़ा पवित्र रक्त का था, इसलिए उनकी यात्रा बहुत अच्छी रही। हान सेन के पास ज्यादा काम नहीं था और वह सुन मिंगुआ से बातें करता रहा। सुन मिंगुआ ने दशकों तक प्रथम देव के अभयारण्य में शोध कार्य किया था, जबकि उसके सभी दोस्त देर सवेर वहां से चले गए थे। ये दुर्लभ था कि कोई युवा हान सेन की तरह उसकी बात सुनता। चूंकि हान सेन की रुचि थी, इसलिए सुन मिंगुआ ने बहुत कुछ साझा किया। सुन मिंगुआ ने अपनी रुचि के साथ साथ मानव जाति के लाभ के लिए भी शोध किया था, इसलिए उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने हान सेन को बहुत सारी व्यवहारिक जानकारी दी, जैसे कि यह कैसे पता लगाया जाए कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं और कौन से जहरीले। हान सेन ने सारी जानकारी याद कर ली, जो भविष्य में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। गोल्डन ग्रोलर की पीठ पर यात्रा करने के बाद हान सेन को समझ में आया कि एक बार आश्रय छोड़ने के बाद जंगल में जीवित रहना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। कई दिनों तक कॉपर पर्वतों में खोज करने के बाद अंततः उन्हें कछुआ दिखाई दिया, जो कुछ काले और भूरे रंग की लताओं को चबा रहा था। प्रोफेसर, चलो यहीं रुककर देखते हैं। अगर हम और पास गए तो खतरा हो सकता है। हान सेन ने प्रोफेसर सुन मिंगुआ को रोका, जो कछुए के पास जा रहे थे। सुन मिंगुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह थोड़ा दूर है और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या हम करीब आ सकते हैं? पहले दूरबीन का प्रयोग करके देखो। उसके पास जाना खतरनाक है, हान सेन ने कहा। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? जाए प्रोफेसर, हम आपकी रक्षा करेंगे। लू मिंगुआ ने हान सेन को नापसंदगी भरी नज़रों से देखते हुए कहा। सुन मिंगुआ कछुए के और करीब जाना चाहता था। जिन रिजी ने दूरी देखी और कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रोफेसर, पवित्र रक्त वाला जीव कुछ अलग ही होता है। पिछली बार ग्लोरी शेल्टर से बहुत सारे लोग उसका शिकार करने के लिए उड़ रहे थे, जबकि वे न सिर्फ असफल रहे बल्कि कई लोग भी मारे गए। क्या हम उससे दूर रहें? हान सेन ने प्रोफेसर को समझाने की कोशिश की। चूंकि उन्होंने ही प्रोफेसर को ये बात बताई थी, इसलिए हान सेन कोई दुर्घटना होते हुए नहीं देखना चाहते थे। हान सेन, क्या आपको ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड की क्षमता पर संदेह है? लू मिंगुआ ने नाराज होकर कहा। जिन रिजी और जिन क्यूली अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। हान सेन अब तक तो अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वह उनके मिशन में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। सुन मिंगुआ ने जल्दी से कहा, हान सेन, चिंता मत करो। हम उसके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा और करीब आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहे। वह उन्हें यह नहीं बता पा रहा था कि वह कोई पवित्र प्राणी नहीं बल्कि एक महाप्राण प्राणी है। प्रोफेसर पहले ही आगे बढ़ चुके थे और ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के संरक्षण में कछुए के करीब पहुंच गए थे। प्रोफेसर, यहीं रुक जाए। हम सचमुच इससे आगे नहीं जा सकते। हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रोफेसर को रोक दिया जब वे कछुए से 1000 फीट दूर थे। अगर कछुआ गुस्सा हो गया तो हान सेन को यकीन नहीं था कि वह उन सभी को सुरक्षित रख पाएगा, भले ही वह अपनी सारी ताकत लगा दे। सुन मिंगुआ हिचकिचाया। दूरी अभी भी उसके अवलोकन के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि
हान सेन को इतना सावधान देखकर सुन मिंगुआ ने आगे बढ़ने पर जोर नहीं दिया, बल्कि कछुए को देखने के लिए अपनी दूरबीन का इस्तेमाल किया। धिक्कार है हान सेन, यह अभी स्टील आर्मर शेल्टर नहीं है, जिनरिजी ने भौहें सिकुड़ते हुए गंभीरता से कहा। हान सेन, तुमने शुरुआत में क्या कहा था? अब तुम इतना नियंत्रण क्यों कर रहे हो? लू मिंगदा चिल्लाया। हान सेन ने शांति से कहा, मेरा इरादा नियंत्रण करने का नहीं है, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ इसलिए यहाँ है क्योंकि मैंने उन्हें कछुए के बारे में बताया था। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकता, वरना मुझे बहुत ग्लानि होगी। उसे क्या हो सकता है? ये तो एक पवित्र प्राणी है। हम इसे सचेत नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो हम प्रोफेसर की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ये तुम्हारा काम नहीं है, लू मिंगदा ने गुस्से से कहा। कछुए से केवल 1000 फीट की दूरी पर होने के कारण लू मिंगदा की आवाज़ ने कछुए को सतर्क कर दिया, जिसने मुड़कर उन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। हान सेन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह स्थिर खड़ा रहा और कछुए को देखता रहा। लू मिंगदा अभी भी परेशान था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिनरिजी ने भी कछुए की हरकतों को देख लिया था और उसे रोक दिया। अचानक कछुए ने अपने चारों पैर हिलाए और पक्षी की तरह तेजी से उनकी ओर दौड़ा। चिंतित होकर हान सेन ने जल्दी से सुन मिंगुआ पर चिल्लाया, प्रोफेसर भागो। हालांकि सुन मिंगुआ के सारे जीनो पॉइंट्स खत्म हो चुके थे, फिर भी उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कोई समय नहीं लगाया और न ही तेजी से प्रतिक्रिया दी। जब उसने अपने घोड़े को बुलाया तो कछुआ पहले से ही उसके बगल में था। कछुए की तेज रफ्तार देखकर जिनरिजी, लू मिंगदा और जिन क्यूली दंग रह गए। ये तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये कछुआ तो पवित्र रक्त रंजित घोड़े से भी कहीं ज्यादा तेज था। ये तो बस एक कछुआ है, मैं इसे अभी कुचल दूंगा, लू मिंगदा चिल्लाया और अपने हथौड़े से कछुए पर प्रहार किया। हथौड़ा बहुत भारी था, लेकिन कछुआ चकमा देने को तैयार नहीं था। उसकी गति और भी तेज हो गई और हथौड़ा उसके सिर की बजाय उसके खोल पर जा लगा, जहां लू मिंगदा निशाना साध रहा था। टकराना। बैरल जितना बड़ा हथौड़ा कछुए के खोल पर टकराया और धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। लू मिंगदा चीख पड़ा। हथौड़ा एक विनाशकारी हथियार था, इसलिए उसने दूसरे हथियारों की तुलना में बहुत जोर से वार किया। लू मिंगदा ने वार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कछुए को जरा भी चोट नहीं लगी। दूसरी ओर उसके हाथों की सारी हड्डियां टूट गईं, हथौड़ा उड़कर चट्टानों में जा गिरा और वहां एक बड़ा सा छेद कर गया। लू मिंगदा ही नहीं, जिनरिजी और जिनक्यूली भी चौंक गए। वे जानते थे कि हथौड़ा कितना भारी था। लू मिंगदा के जोरदार प्रहार से तो टैंक भी चकनाचूर हो सकता था, लेकिन कछुए को खरोंच तक नहीं आई, जो डराने वाला था। हान सेन स्थिर नहीं रहा। उसने तुरंत एक लात मारी, कछुए पर नहीं, लू मिंगदा पर, जो अभी भी चिल्ला रहा था। लू मिंगदा को 1 दर्जन फीट दूर फेंका गया। जिनरिजी और जिनक्यूली दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कछुए को वहीं देखा जहां लू मिंगदा खड़ा था, इतनी तेजी से कि वे ये भी नहीं बता पाए कि कछुए की गर्दन कैसी दिखती है। यहाँ खड़े मत रहो, जाओ। सुन मिंगुआ को अपने घोड़े पर जड़वत देखकर हान सेन चिल्लाया, हथौड़े की ओर दौड़ा और परी रानी को बुलाया। जिनरिजी और जिनक्यूली ने लू मिंगा को उठाया और भागने लगे, जबकि कछुए ने जिनरिजी को फिर से काट लिया, जो उसके सबसे करीब था। जिनरिजी के पास बचने का कोई समय नहीं था, लेकिन वह इतना तेज था कि उसने अपने पवित्र रक्त वाले चाकू से कछुए के काटने को रोक दिया। दरार। कछुए ने पवित्र रक्त के हथियार को काट लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक पवित्र रक्त का हथियार इस तरह नष्ट हो गया। ग्लोरी स्पेशल स्क्वाड के लोग लगभग डर के मारे मर ही गए। चाकू एक पवित्र रक्त का हथियार था और कछुए के काटने से आसानी से टूट गया। वे अचानक ठंडे पसीने से लथपथ हो गए और भागने को हुए, लेकिन कछुआ इतना तेज था कि वे ऐसा नहीं कर पाए। उसने जल्दी से अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और खाली हाथ जिनरिजी पर हमला कर दिया। जिनरिजी ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी और अब उनके पास इस काटने से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अरे! जिनरिजी जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कछुआ इतना तेज था कि लू मिंगा और जिनक्यूली के पास जिनरिजी को बचाने का कोई मौका नहीं था। टकराना। अचानक कोई विशालकाय और काली चीज कछुए के सिर पर गिरी और उसका सिर नीचे गिर गया। हान सेन। जिनरिजी मौत से बच गया और कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया। हान सेन को, जिसने हथौड़े से कछुए को नीचे गिराया था, देखकर वह अचानक रोमांचित हो गया। यहाँ मत रुको, भागो। हान सेन ने कछुए को गंभीरता से देखा। हालांकि कछुए का सिर नीचे गिर गया था, हान सेन को ऐसा नहीं लगा कि वह टूट गया है। उसे ऐसा लगा जैसे रबर पर सिर पटका गया हो। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कछुए ने अपना सिर उठाया और उसे इधर उधर हिलाया। उसकी पन्ने जैसी आंखें हान सेन पर टिकी थीं। हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कछुए पर फिर से वार किया। हेरेसी मंत्र का प्रयोग करते हुए उसका दिल बिजली की तरह धड़क रहा था और उसका रक्त और क्यूई जबरदस्त गति से प्रवाहित हो रहे थे, जिससे उसकी नसें उभर आई थीं। हथौड़ा इतना भारी था कि लू मिंगदा भी उसे धीरे धीरे सिर्फ 1 दर्जन बार ही घुमा सका।
लू मिंगदा की तेजी के चलते उसके लिए कछुए को मारना नामुमकिन था। हान सेन शुरू से ही लू मिंगदा से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे वह भी कछुए को नहीं मार सका। केवल हेरेसी मंत्र और ओवरलोड की मदद से हान सेन कछुए के सिर पर तब वार कर पाया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि हान सेन का दूसरा वार अभी भी दोहरे प्रभाव में था। कछुए ने जल्दी से अपना सिर वापस खींच लिया और हथौड़े से बच गया। जैसे ही उसने अपना सिर पीछे खींचा, कछुए ने जमीन पर जोर से पैर रखा और खुद को तोप के गोले की तरह हान सेन पर फेंक दिया। हान सेन ने अपना हाथ पीछे की ओर हिलाया और हथौड़े से कछुए के खोल पर जोर से मारा, जिससे कछुआ जमीन पर गिर गया। हालांकि कछुए ने झट से हथौड़े के हैंडल को काट लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। हान सेन के हाथ में अब बस हैंडल का एक हिस्सा बचा था। वह जल्दी से एक तरफ भागा, जबकि कछुआ हान सेन से नाराज था और उसने फिर से उस पर झपटने का फैसला किया। रुको, हम मदद के लिए यहाँ हैं। जिनरिजी ने एक और हथियार मंगवाया और हान सेन की मदद के लिए तैयार हो गया। हान सेन लगभग उदास हो गया। तुम यहाँ रहकर क्या कर रहे हो? क्या तुम कछुए से मरना चाह रहे हो? यह एक अद्भुत जीव है और अगर तुम यहाँ रहे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी मदद करो, भागो, मैं अभी तुम्हारे पीछे आता हूँ, हान सेन ने जिनरिजी पर चिल्लाया। जिनरिजी रुक गया और तेजी से दूसरों के साथ भाग गया। भागते समय उसने हान सेन की ओर देखा। हान सेन ने जल्दी से कछुए को चकमा दिया और टूटे हुए हैंडल वाले हथौड़े की ओर लुढ़क गया। हालांकि हैंडल टूट गया था, फिर भी उसका एक हिस्सा हथौड़े से जुड़ा हुआ था। हान सेन ने हथौड़े को पकड़ा और कछुए पर फिर से वार किया। तीनों सुन मिंगुआ के साथ एकजुट हो गए और फिर रुककर हान सेन को अकेले कछुए से लड़ते हुए देखने लगे। हान सेन के हाथ में हथौड़ा किसी खिलौने जैसा था, बिजली की तरह तेजी से हिल रहा था। तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हथौड़ा कितना भारी है। लू मिंगदा भी 1 दर्जन वार के बाद थक जाता और वह उसे हान सेन जितना अच्छा इस्तेमाल कभी नहीं कर पाता। उसकी ताकत। लू मिंगदा ने अपना मुंह चौड़ा करके कहा, क्या हान सेन ठीक हो जाएगा? सुन मिंगुआ ने चिंतित नज़रों से हान सेन की ओर देखा। अगर हान सेन न होते तो वे सब मर जाते। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर उसे कोई खतरा हुआ तो हम उसे वापस ले आएंगे, जिनरिजी ने दांत पीसते हुए कहा। उसे हान सेन की बात न मानने का पछतावा होने लगा, वरना वे यहाँ कभी फंसते ही नहीं। 1 मिनट रुको, हो सकता है हान सेन की अपनी योजना हो। जिन कियूली ने जिनरिजी को रोका। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो कछुए ने हमें नोटिस भी नहीं किया होता। मैं हान सेन से माफ़ी मांगूंगा और मैं खुद कछुए से लड़ूंगा। मैं उसे हमारे लिए खुद को बलिदान नहीं करने दूंगा, लू मिंगदा ने लाल चेहरे के साथ कहा। यहाँ रुकने का क्या मतलब है? हमें हान सेन को वहाँ से निकलने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिन कियूली ने कहा। वे कुछ सोच भी कैसे सकते थे? कछुए का स्तर उनकी कल्पना से भी परे था। कोई भी उपाय नहीं था। दोहरी वृद्धि के साथ हान सेन ने पाया कि स्पार्टिकल का उपयोग करते समय भी वह कछुए से धीमा था। हालांकि हान सेन को हैरानी हुई कि उसका अभ्यास बेकार नहीं गया। उसे कछुए से तेज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस समय हान सेन के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ रानी से सीखा पतंगबाजी का हुनर। हान सेन हमेशा से ही पूर्व निर्णय लेने में माहिर था। पतंगबाजी के हुनर से वह कछुआ कब हमला करेगा इसका अंदाज़ा लगाकर उसके काटने से बच सकता था। हान सेन हर कदम पर अपनी रणनीति पर अमल कर रहा था और कछुए को अपनी बनाई जगह पर काटने के लिए फुसला रहा था। इस तरह हान सेन के लिए उसके हमलों से बचना बहुत आसान हो गया। हालांकि हान सेन कछुए जितना तेज नहीं था, फिर भी वह उसके हमलों से बच सकता था। ये गोलियों से बचने जैसा था। फिल्म में गोलियों से बचने के कई दृश्य थे, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ट्रिगर दबाने पर चाहे कितनी भी तेज गति से गोली चलाई जाए, गोली से बचना नामुमकिन था। गोली से बचने के लिए एकमात्र उपाय यह था कि पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए कि प्रतिद्वंद्वी कब गोली चलाएगा और गोली के प्रक्षेप पथ से पहले ही बच निकला जाए। हान सेन ठीक यही कर रहा था, कछुए को कहीं काटने पर मजबूर कर रहा था और समय से पहले ही उस स्थान से दूर ले जा रहा था। पतंगबाजी के कौशल ने असंभव को संभव बना दिया। हान सेन जो कछुए से धीमा था, उससे लड़ने में सक्षम हो गया। हालांकि पतंगबाजी के कौशल दिमागी शक्ति की मांग करते थे। ओवरलोड के बोझ तले हान सेन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। हान सेन को परी रानी जानवर आत्मा का भी शुक्रिया अदा करना था। परी रानी ने कछुए की चाल उसकी नज़र में बहुत धीमी कर दी, जिससे उसे अपनी रणनीति बेहतर बनाने में मदद मिली। हालांकि कछुए को मारना उसके लिए अब भी लगभग नामुमकिन था। हान सेन पहले ही अपनी हदों पर लड़ चुका था। उसने कछुए पर हथौड़े से कई बार वार किया था, लेकिन इतनी भयावह ताकत से कछुए के शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्से को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ताकत, मुझे और ताकत चाहिए, हान सेन मन ही मन चिल्लाया। हालांकि उसे इस बात का पूरा संतोष था कि वह कछुए से इतनी देर तक लड़ पाया।
एक बार फिर कछुए के काटने से बचते हुए हान सेन एक चट्टान पर आ गया, जहां से उसने कछुए के हमलों और अपने साथियों की निगाहों से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगा दी। चट्टान से गिरने के बाद हान सेन ने अपने पंख समेटे और उड़ गया। कछुए ने चट्टान से नीचे देखा और पलट गया। जाहिर है उसका हान सेन का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। जब हान सेन बाकी समूह में शामिल हुआ तो उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। हान सेन, हम तुम्हारी बदौलत जिंदा हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें लगभग मरवा ही दिया था, प्रोफेसर ने अपराधबोध महसूस करते हुए कहा। यह आपकी गलती नहीं है प्रोफेसर, ये सब मेरी गलती है। हान सेन, आप मुझे जो चाहें सज़ा दे सकते हैं। मैं आपका सब कुछ का एहसानमंद हूँ, लू मिंगदा ने लाल चेहरे के साथ कहा। जिनरिजी कुछ कहना चाहते थे लेकिन हान सेन ने बीच में ही रोक दिया। हम सब बस प्रोफेसर सुन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बस यह नहीं पता था कि कछुआ कितना डरावना था। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो हान सेन, तुमने हम सब की जान बचाई है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, जिनरिजी ने गंभीरता से कहा। कुछ विचार विमर्श के बाद समूह ने कछुए के लिए वापस आने से पहले रखरखाव के लिए ग्लोरी शेल्टर में लौटने का निर्णय लिया। हान सेन ने ब्लैक हॉक वापस जाने का मौका गंवा दिया। उसने जल्दी से ग्लेडिएटर में लॉग इन किया, अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली और क्वीन को ऑनलाइन पाया। हान सेन बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे निमंत्रण भेज दिया। रानी से सीखी गई पतंगबाजी की कला अभी भी दोषपूर्ण थी। कई चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाया था। अगर वह सचमुच रानी से पतंगबाजी के हुनर सीख पाता तो शायद वह बिना गति पर निर्भर हुए कछुए से लड़ पाता। इसलिए हान सेन उससे एक और बार लड़ना चाहता था और उसकी पतंगबाजी के हुनर को देखना चाहता था। हालांकि हान सेन को नहीं पता था कि रानी उससे लड़ने के लिए राजी होगी या नहीं। आखिरकार दोनों की ताकत में बहुत अंतर था। अगर रानी होती तो वह कछुए को आसानी से मार देती। हान सेन का अनुमान था कि एक सुपर प्राणी का फिटनेस स्तर लगभग 40 होना चाहिए, जबकि प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में सबसे शक्तिशाली मनुष्य कुछ पहलुओं में केवल 20 तक ही पहुंच पाते थे। अधिकांश अच्छे मनुष्यों का औसत फिटनेस सूचकांक आमतौर पर 15 होता था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने फर्स्ट गॉड सेंचुरी में सभी 4 प्रकार के जीनो पॉइंट्स को अधिकतम कर लिया था, उनका फिटनेस इंडेक्स केवल 30 था, जो कि किसी सुपर प्राणी को मारने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि क्वीन की तरह 100 से अधिक फिटनेस स्तर वाला एक इवॉल्वर एक सुपर प्राणी को आसानी से मारने में सक्षम होगा। एक इवॉल्वर प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में वापस नहीं लौट पाएगा जब तक कि इवॉल्वर का अभी विकास न हुआ हो। यहाँ तक कि क्वीन के लिए भी, जब वह एक अविकसित व्यक्ति थी या अभी इवॉल्वर बनी थी, वह कछुए से नहीं लड़ पाती। हान सेन को यकीन नहीं था कि क्वीन उससे लड़ने के लिए राजी होगी या नहीं, लेकिन वो तो चाहता ही था। एक और राउंड, बस एक और राउंड। हान सेन का निमंत्रण देखकर क्वीन हक्की बक्की रह गई। उसकी सेटिंग अजनबियों के निमंत्रण स्वीकार करने की नहीं थी और उसका पहले कभी कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे कभी निमंत्रण नहीं मिला था। ये देखकर कि यह निमंत्रण युद्धपोत पर तैनात एक सैनिक की ओर से था, रानी ने संकोच किया और हाँ कह दिया। हान सेन क्वीन और उसके अद्भुत पतंगबाजी कौशल को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ। उल्टी गिनती खत्म होते ही हान सेन तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसने उसके हमलों का इंतजार करने की हिम्मत नहीं की। दोनों की फिटनेस का स्तर इतना अलग था कि वह तुरंत मारा जा सकता था। आखिरकार उसका फिटनेस इंडेक्स सिर्फ 30 था, जबकि क्वीन का शायद 100 था। क्वीन ने पिछली बार की तरह इस बार भी मुक्का चकमा दिया तथा पलटकर मुकाबला नहीं किया। उत्साहित होकर हान सेन ने अपनी दूसरी मुट्ठी उस पर फेंकी और एक कदम आगे बढ़ा। क्वीन हैरान थी। हान सेन के मुक्के और कदम उतने आसान नहीं थे जितने दिख रहे थे। हालांकि वह उतना तेज नहीं था, क्वीन की नज़र में उसकी चालें अप्रत्याशित थीं। हान सेन का कदम लगभग उसकी पतंगबाजी की कला जैसा था, जिससे उसके लिए हान सेन को एक कोने में धकेलना असंभव हो गया। क्या वह मेरी नकल कर रहा है? क्वीन की नज़र हान सेन पर पड़ी। वह देखती रही। बहुत जल्द रानी को यकीन हो गया कि हान सेन उसकी पतंगबाजी की नकल कर रहा है। हालांकि उसकी चाल में कई गलतियां और कमियां थीं, फिर भी यह आश्चर्यजनक था कि वह इतने कम समय में इस स्तर तक पहुंच गया। रानी ने लड़ाई खत्म करने की जल्दी नहीं की। वह देखना चाहती थी कि हान सेन कितना अच्छा कर सकता है। पतंगबाजी का हुनर हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसे सीखना तो आसान था, लेकिन इसमें माहिर बनना मुश्किल। ये गो खेलने जैसा था। जो भी नियम जानता था वह खेल सकता था, लेकिन गो में उत्कृष्टता हासिल करना बेहद मुश्किल था। क्वीन पतंगबाजी में माहिर थी। कम से कम अब तक जितने भी प्रतिद्वंदियों से उसकी मुलाकात हुई, उनमें कोई भी उसके स्तर की बराबरी नहीं कर पाया। हान सेन के प्रदर्शन ने उसे कमोबेश चौंका दिया। वह थोड़ा नौसिखिया था और गलतियां कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र में उसे हुनर की अपनी समझ थी। इसके अलावा हान सेन इस बात को लेकर संवेदनशील था कि वह क्या करना चाहती है। इससे साबित होता है कि हान सेन इस मामले में प्रतिभाशाली था।
हान सेन का स्तर परखने के बाद क्वीन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। प्रतिभाशाली होना एक बात थी, लेकिन वह आगे जा पाएगा या नहीं, ये दूसरी बात थी। क्वीन ने कुछ नहीं कहा, बस हान सेन के हमलों से बचती रही। हालांकि हान सेन पर अचानक दबाव और बढ़ गया। उसके लिए ये समझना मुश्किल होता जा रहा था कि क्वीन कहाँ जा रही है। वे गो गेम के दो खिलाड़ियों की तरह थे। हान सेन कमज़ोर खिलाड़ी था और उसका हर कदम क्वीन के हिसाब से था। उसके पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत जल्द हान सेन पिछली बार की तरह कोने में धकेल दिया गया। टकराना। एक और किक के साथ हान सेन बाहर हो गए। जब वे खेल में वापस लौटे तो क्वीन पहले ही ऑफलाइन हो चुकी थी। हालांकि हान सेन परेशान नहीं हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्वीन उसे जानबूझकर सिखा रही है या नहीं। उसके आखिरी कुछ कदम उसकी पतंगबाजी की कमजोरियों की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए अंत में उसे बहुत बुरा लग रहा था। हान सेन के लिए यह बुरी बात नहीं थी, बल्कि अच्छी बात थी। क्वीन एक शिक्षक की तरह थी जो उसे उसकी गलतियां ढूंढने में मदद करती थी। चाहे रानी ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, हान सेन रानी का आभारी था। सुपर जीवों का शिकार करने के लिए पतंगबाजी का हुनर उसके लिए बेहद ज़रूरी था। और इस तरह के पतंगबाजी कौशल हाइपर जीनो आर्ट्स जैसे ट्यूटोरियल्स के जरिए नहीं सीखे जा सकते थे। हान सेन ने क्वीन से लड़ाई करके एक अविश्वसनीय संपत्ति हासिल की थी। अपनी लड़ाई का वीडियो डाउनलोड करने के बाद हान सेन ग्लेडिएटर छोड़कर हैवी वॉरफ्रेम सोसाइटी के गोदाम में पहुंच गया। वीडियो देखते हुए उसने सोचा कि वह अपनी पतंगबाजी के हुनर को निखारने के लिए क्या कर सकता है। दरअसल क्वीन हान सेन को आखिरी कुछ चरणों में उसकी गलतियां बताने की कोशिश कर रही थी। ज्यादातर लोग पतंगबाजी का अभ्यास करने में रुचि नहीं रखते थे। चूंकि हान सेन रुचि रखते थे, इसलिए वह उन्हें कुछ टिप्स देने को तैयार थीं। हालांकि उसने जो कुछ भी किया वह हान सेन के लिए बहुत मायने रखता था और इससे उसे एक सुपर प्राणी को मारने का मौका मिल गया। अगर मैं पतंगबाजी के हुनर से कछुए के हमलों से बच सकूं तो मैं कभी नहीं हारूंगा। इस तरह मुझे देर सवेर उसे मारने का मौका मिल ही जाएगा। हान सेन और भी उत्साहित हो गया। क्वीन के खिलाफ अपनी लड़ाई का वीडियो देखने के बाद हान सेन को बहुत कुछ समझ आ गया था। क्वीन के आखिरी कुछ कदमों ने हान सेन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। वीडियो को बार बार देखने के बाद हान सेन को धीरे धीरे खुद को सुधारने में मजा आया। कई लोग गलती का एहसास होने पर हार मान लेते हैं, लेकिन हान सेन खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते थे। जिंदगी गलतियों से भरी थी और किसी के लिए वापस जाकर दोबारा जीना नामुमकिन था। हान सेन को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वह भविष्य में ऐसी गलतियां करने से कैसे बच सके। पतंग उड़ाने का कौशल सिर्फ शारीरिक गतिविधियां नहीं थीं। इस कौशल को निखारने के लिए सोचना और अभिनय करना भी उतना ही जरूरी था। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हान सेन ने अपने कौशल को बार बार निखारा था। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। हान सेन ने क्वीन से जो सीखा वह था बुनियादी नियम। इन नियमों की मदद से वह युद्ध में अलग अलग परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता था। चाहे उसका दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, लड़ते समय उसके लिए ज्यादा सोचना नामुमकिन था। उसे अपनी मांसपेशियों की याददाश्त को बहुत अभ्यास के जरिए विकसित करना पड़ा। यह ऐसा था जैसे किसी गणित के सवाल को हल करने के लिए गणना में इस्तेमाल करने से पहले सभी तरह के समीकरणों को सीखना जरूरी था। क्वीन ने हान सेन को कुछ ऐसे समीकरण बताए थे जो उसे पहले नहीं पता थे। वह इन समीकरणों को अपनी मांसपेशियों की स्मृति में समाहित करने की कोशिश कर रहा था, ताकि असली लड़ाई के दौरान वह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सके। एक दो कदम आगे सोचना मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये थी कि पहला कदम रखते ही दर्जनों कदम आगे बढ़ने के बाद क्या संभावनाएं हैं, ये जानना मुश्किल था। इसे हासिल करना कठिन था और वास्तव में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते थे। यही कारण था कि पूरे रेस मार्शल हॉल में क्वीन ही एकमात्र थी। हान सेन को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि उसने अपनी दिमागी शक्ति का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। मैं ऐसे ही नहीं चल सकता। गो की तरह पतंगबाजी के हुनर में भी अनंत संभावनाएं थीं। मैं चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मेरे लिए सभी रणनीतियां जानना नामुमकिन है। अगर मैं अपनी रणनीतिक सोच को नहीं निखारता तो अलग अलग रणनीतियां सीखना बेकार है। हान सेन जानता था कि वह एक बेकार गली में फंस गया है, इसलिए उसने वीडियो बंद किया, अपना चेहरा साफ किया और सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर सोया था। जब तक उसका कॉमलिंग नहीं बजा, हान सेन ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। जिन रिजी ने हान सेन से भगवान के अभयारण्य में वापस जाने को कहा, क्योंकि हर कोई कछुए को फिर से देखने के लिए तैयार था। हान सेन मान गया। कैफेटेरिया में खाना खाने के बाद वह ग्लोरी शेल्टर में दाखिल हुआ। लू मिंगुआ के हाथ अभी ठीक नहीं हुए थे, इसलिए केवल जिन रिजी, जिन क्यूली, सुन मिंगुआ और हान सेन ही कॉपर पर्वत पर जा रहे थे। लेकिन जब वे चारों उसी जगह पहुंचे तो कछुआ वहां नहीं था। सुन मिंगुआ ने उन लताओं के कुछ टुकड़े इकट्ठा किए जिन्हें कछुए ने पिछली बार खाया था।
कछुआ सारी लताएं खा गया था, इसलिए बस कुछ टुकड़े ही बचे थे। समूह पहाड़ों की खोज में लगा रहा। कुछ दूर जाने से पहले ही उन्हें विपरीत दिशा में एक पहाड़ पर खड़ा एक लाल रंग का प्राणी दिखाई दिया, जो इधर उधर देख रहा था। वह जीव 6 फुट लंबा था, मानो तांबे का बना हो। उसका ऊपरी शरीर बिच्छू जैसा, पूंछ सांप जैसी और 6 दरांती जैसे पंजे थे। तांबे का दानव। जिनरिजी ने जब उस प्राणी को देखा तो वह उत्साहित हो गया। हान सेन भी बहुत खुश था। कॉपर माउंटेन आने से पहले उसने इस क्षेत्र के बारे में कुछ शोध किया था। कॉपर माउंटेन में सबसे प्रसिद्ध प्राणी कॉपर दानव था। यह इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि सबसे कमजोर कॉपर दानव भी उत्परिवर्ती जीव थे। कभी कभी पवित्र रक्त वाले कॉपर दानव भी देखे जा सकते थे। ताम्र दानव की पशु आत्मा आकार बदलने वाली थी, जो दुर्लभ थी। यहाँ तक कि एक उत्परिवर्ती ताम्र दानव पशु आत्मा भी व्यक्ति की गति और शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकती थी। पवित्र रक्त ताम्र दानव पशु आत्मा के पास लेडीबग के पंख भी थे और आकार बदलते समय व्यक्ति को उड़ने में सक्षम बनाते थे। एक ऐसी पशु आत्मा जो आकार बदलने और उड़ने दोनों के दोहरे कार्यों से युक्त हो, स्पष्ट रूप से दुर्लभ और मूल्यवान थी। यहाँ तक कि बिना उड़ने की क्षमता वाला एक उत्परिवर्ती ताम्र दानव भी इतना महंगा था कि कई कम धनी लोग उसे खोजने के लिए उसे मार डालते थे। हालांकि तांबे के दानव केवल तांबे के पहाड़ों में ही देखे गए थे। चूंकि तांबे के पहाड़ ग्लोरी शेल्टर के पास थे, इसलिए ज्यादातर तांबे के दानवों का वध पहले ही हो चुका था। हाल के वर्षों में केवल कुछ ही तांबे के दानव देखे गए थे, जो शायद किसी घोंसले से आए होंगे। उन सभी ने तांबे के राक्षसों के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। इस अप्रत्याशित खोज ने उन्हें खुश कर दिया। चलो, हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। हो सकता है कि हमें पशु आत्मा प्राप्त करने का मौका मिले, जिन क्यूली ने उत्साह से कहा। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा दुर्लभ था कि उन्हें इतने प्रसिद्ध जीव को देखने का मौका मिला। चाहे वह बिना पंखों वाला एक उत्परिवर्ती जीव ही क्यों न हो, वे अपनी किस्मत आजमा सकते थे। जब वे चारों पहाड़ पर चढ़े तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे दंग रह गए। जहां तांबे का राक्षस खड़ा था, वहां एक पत्थर का चबूतरा था, जिसके पीछे एक गुफा थी। वहां कई तांबे के राक्षस अपनी सांप जैसी पूंछ हिलाते हुए और अपने पंजों से धातु जैसी आवाजें निकालते हुए गुफा से रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक खास तौर पर लंबा था और उसका रंग बाकियों से ज्यादा गहरा था। उसके पंख भी लाल धातु के थे। शुरुआत में जो तांबे का राक्षस उन्होंने देखा था, उसने पहले ही लोगों के समूह को देख लिया था और फुफकारने लगा था। कुछ ही देर में गुफा से दर्जनों तांबे के राक्षस बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि गुफा में अभी और भी राक्षस हैं। पहले पवित्र रक्त वाले तांबे के दानव ने अपने पंख फड़फड़ाए और बमवर्षक की तरह लोगों के समूह पर झपटा। अरे, प्रोफेसर को ढक दो। जिनरिजी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जानवर जैसी आत्मा वाला चाकू बुलवाया ताकि पवित्र रक्त वाले प्राणी के हमले को रोका जा सके। हान सेन, हालांकि, बहुत खुश था। वह सोच ही रहा था कि पवित्र रक्त वाला प्राणी कहाँ मिलेगा, और एक प्राणी ने खुद को उन पर फेंक दिया। क्या ही अद्भुत नज़ारा था। हान सेन ने सीधे अपने सींग वाले धनुष और उत्परिवर्ती काले डंक वाले तीर को बुलाया और पवित्र रक्त वाले तांबे के दानव पर निशाना साधा। जिनरिजी अपनी पूरी ताकत से उस पवित्र रक्त प्राणी से लड़ने वाला था, लेकिन अचानक उसने एक काला तीर प्राणी की आंखों की ओर उड़ता हुआ देखा। पवित्र रक्त वाले तांबे के दानव ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने अचानक अपने 6 ब्लेड जैसे पंजे जकड़ लिए और काले तीर को रोक दिया। हालांकि जैसे ही उसके पंजे तीर से टकराए, काला डंक वाला तीर अचानक ड्रिल के सिरे की तरह घूमने लगा और जीव के पंजों से टकराकर उछल गया। तीर तांबे के दानव की आंख को छूकर तुरंत उसके सिर में घुस गया था। धमाका! पवित्र रक्त वाला तांबे का दानव, जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था, अचानक आकाश से नीचे गिर पड़ा और मर गया। पवित्र रक्त प्राणी ताम्र दानव मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसका रक्त पीकर यादृच्छिक रूप से 0 से 10 पवित्र जीनो अंक प्राप्त करें। आवाज सुनकर हान सेन को अफसोस हुआ कि उसे इस पवित्र रक्त वाले प्राणी से एक भी पशु आत्मा नहीं मिली। सब कुछ तो बस भाग्य था। जिन क्यूली और जिनरिजी दंग रह गए। पवित्र रक्त वाले तांबे के राक्षस को एक ही तीर से मार गिराना यह अविश्वसनीय था। चूंकि पवित्र रक्त तांबे का दानव मारा जा चुका था, इसलिए उत्परिवर्ती तांबे के दानव तेजी से गुफा की ओर भागे। लोगों के समूह ने उनका पीछा किया। हालांकि कई धीमे उत्परिवर्ती तांबे के दानवों को मारने के बाद वे बाकी राक्षसों को नहीं ढूंढ पाए। गुफा गहरी थी और अंदर के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए समूह ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि पहले शवों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। तांबे के राक्षसों के शरीर धातु जैसे सख्त थे। खाने के लिए मांस नहीं था। खाने लायक बस उनके शरीर के अंदर थोड़ा सा खून था। हान सेन ने सावधानी से बैंगनी रक्त को बाहर निकाला और एक बोतल में भर लिया। इतने बड़े पवित्र रक्त वाले तांबे के दानव के पास सिर्फ एक बोतल रक्त था। चूंकि हान सेन पवित्र रक्त वाले तांबे के दानव की देखभाल अकेले ही करता था, इसलिए उसे इसे किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं थी।
हान सेन ने एक ही सांस में रक्त पी लिया और एक आवाज़ सुनी जो उसे बता रही थी कि उसने 3 पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। ये पहले से ही काफ़ी बड़ी बात थी। आखिरकार तांबे के दानव के शरीर का ज़्यादातर हिस्सा खाने लायक नहीं था और हान सेन खुश था कि सिर्फ खून ने ही उसे 3 पवित्र जीनो पॉइंट दे दिए। हान सेन के पास अब 83 पवित्र जीनो अंक थे और वह अधिकतम अंक प्राप्त करने से ज़्यादा दूर नहीं था। ये जीव बहुत दुर्लभ हैं। क्यों न हम गुफा के अंदर जाकर बाकी बचे उत्परिवर्ती जीवों को मार डालें। शायद उनकी पशु आत्माएं प्राप्त करने का कोई मौका मिले। शरीरों को संसाधित करने के बाद जिन कियुली ने उत्साह से सुझाव दिया। हान सेन को कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि एक उत्परिवर्ती आकार बदलने वाली जानवर की आत्मा भी बेहद लोकप्रिय थी। हान सेन को कुछ पैसे कमाने में कोई आपत्ति नहीं थी। जिन रिजी ने प्रोफेसर की राय पूछी और सुन मिंगुआ ने सहमति जताई। इसके अलावा गुफा के अंदर अलग अलग पौधे या फफूंद भी हो सकते हैं जिनमें सुन मिंगुआ की रुचि थी। वे चारों गुफा में दाखिल हुए। हालांकि गुफा के अंदर कई सुरंगें थीं, लेकिन वे सभी इतनी चौड़ी थीं कि वे आराम से चल सकें। रास्ते में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक कि तांबे के राक्षस भी नहीं। समूह खोजता रहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जगह उनकी इच्छानुसार बड़ी होती गई। 2 घंटे चलने के बाद वे अचानक एक विशाल गुफा में पहुंच गए। गुफा से होकर 200 फीट चौड़ी एक भूमिगत नदी बह रही थी। धाराएं तीव्र थीं, लेकिन किसी कारण से कोई शोर नहीं था और पानी भी शांत लग रहा था। मशाल की रोशनी में समूह ने नदी के दूसरी ओर तांबे के राक्षसों को गुफा में और अंदर जाते देखा। क्या हम पीछा करते रहें? जिन रिजी ने हान सेन से पूछा। हान सेन ने अंधेरी भूमिगत नदी को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसे अभी भी वह भयानक अनुभव याद था जो पिछली बार उसे भूमिगत नदी में हुआ था। 2 ऑब्सीडियन ड्रैगन ने उसे लगभग मार ही डाला था। गुफा इतनी अंधेरी थी कि टॉर्च की रोशनी भी उन्हें पानी के अंदर देखने में मदद नहीं कर पा रही थी। इसके बजाय रोशनी के प्रतिबिंब ने उन्हें लगभग अंधा कर दिया था। हान सेन को डर था कि कहीं ऑब्सीडियन ड्रैगन जैसे कुछ जलीय पवित्र रक्त वाले जीव अचानक यहाँ प्रकट न हो जाएं। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, पानी के अंदर वह उस जीव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हारे पास पंख हैं? अगर हम उनका पीछा करें तो शायद हम नदी पार उड़ जाएंगे, हान सेन ने सोचा और कहा। वह सचमुच पानी में उतरना नहीं चाहता था। जिन रिजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास पंख तो हैं, लेकिन एक उत्परिवर्ती था और दूसरा आदिम था। ये तो समस्या है। मेरे पास भी सिर्फ एक जोड़ी आदिम पंख हैं। हान सेन ने अपने पवित्र रक्त के पंखों का जिक्र नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन के पंख देखे, अगर उसे देखने की जरूरत न हो। ठीक है, मैं प्रोफेसर को ले जाने के लिए उत्परिवर्ती पंखों का उपयोग करूंगा। सेन और कियुली, आप अपने पंखों से उड़ सकते हैं, जिन रिजी ने कहा। हान सेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले मुझे उड़कर कोशिश करने दो। अगर कोई खतरा न हो तो तुम जा सकते हो। हान सेन को नदी के बारे में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। चूंकि वे पहले ही उस जगह पर पहुंच चुके थे, इसलिए वह सबको वापस जाने के लिए नहीं कह सकता था। इसके अलावा सुन मिंगुआ ने रास्ते में कुछ दिलचस्प पौधों की खोज की थी और वह गुफा की खोज में बहुत रुचि रखते थे। हान सेन ने अपने काले पंख वाले पशु जैसे पंख जुटाए और जमीन से लगभग 15 फीट ऊपर नदी के पार उड़ गया। आदिम पंख उसे न तो ऊंचा उठा सकते थे और न ही तेज, और वह पहले से ही उतनी ऊंचाई तक जा सकता था। हान सेन उड़ते हुए अंधेरी भूमिगत नदी को घूर रहा था ताकि कुछ भी होने पर वह समय पर प्रतिक्रिया दे सके। किनारे पर खड़े होकर बाकी समूह हान सेन को घबराहट से उड़ते हुए देख रहा था। अंधेरा और पानी स्वाभाविक रूप से इंसानों में डर पैदा करते हैं। जब हान सेन नदी के बीचों बीच पहुंचा तो उसे अचानक नदी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। धमाका! पानी में एक बड़ी छपाक के साथ एक विशालकाय प्राणी अपना मुंह खोले हुए नदी से बाहर निकला और हान सेन को पूरा निगलने की कोशिश करने लगा। अरे, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। हान सेन ने उस जीव के मुंह में देखा। भूमिगत नदी से एक मगरमच्छ का सिर निकला जो कुछ मगरमच्छ जैसा था। मुंह खुला होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह राक्षस इंसान तो क्या, एक पूरी गाय को भी आसानी से निगल सकता है। उसके मुंह में हजारों दांत थे जो किसी मांस की चक्की जैसे दिखते थे। स्टील से बना शरीर भी पल भर में चूर्ण चूर्ण हो जाता था। हान सेन को इस जीव की हैसियत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर यह कोई सुपर जीव होता तो हान सेन शायद खुद ही मर जाता। बिना कुछ कहे हान सेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपना शरीर एक तरफ कर लिया। जीव के मुंह के सिरे पर दबाव डालते हुए हान सेन किनारे पर लौट आया। वह जीव दहाड़ता हुआ हान सेन के पीछे चला गया। जैसे ही उसका पूरा शरीर भूमिगत नदी से बाहर आया, सभी लोग हौंफने लगे। उस जीव का सिर मगरमच्छ जैसा था, जबकि उसका शरीर बिना पैरों वाले सेंटीपीड जैसा था। पूरा शरीर हिलता हुआ, वह जीव अविश्वसनीय रूप से तेज था। हान सेन ने पीछे की ओर एक तीर चलाया।
उस जीव ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और तीर को अपने दांतों से कुचल दिया। हान सेन ने घबरा कर सोचा, शुक्र है मैंने जानवर की आत्मा वाला तीर इस्तेमाल नहीं किया, वरना मेरा इकलौता उत्परिवर्ती जानवर की आत्मा वाला तीर नष्ट हो जाता। भागो! हान सेन ने बवंडर भेड़िए को बुलाया और अपनी सवारी पर सवार प्राणी पर गोली चला दी। हालांकि हान सेन को यह नहीं पता था कि यह पवित्र रक्त प्राणी है या कोई सुपर प्राणी, लेकिन उसके लिए 3 ब्लेड वाले हॉर्पून से भी 300 फीट लंबे शरीर वाले प्राणी को चोट पहुंचाना असंभव था। इसके अलावा इतने विशाल शरीर के साथ ये जीव बलवान भी होगा। अगर हान सेन को इसकी पूंछ लग जाए तो शायद उसे बहुत चोट लग जाएगी। तंग जगह में ऐसे जीव से लड़ना समझदारी नहीं होगी। तीनों ने सुन मिंगुआ को बचाया और बाहर भागे। हालांकि राक्षस इतना तेज था कि उनका कोई भी घोड़ा उससे तेज नहीं दौड़ सका। राक्षस पल भर में उनके पीछे पड़ गया। यहाँ आओ, ये जीव के लिए बहुत संकरा है, हान सेन ने एक छेद की ओर इशारा करते हुए कहा। उस जीव को 7 फीट से अधिक ऊंची चट्टान को तोड़ते हुए देखकर जिनरिजी और जिन कियुली ने जल्दी से अपने वाहन वापस ले लिए और सुन मिंगुआ के साथ छेद में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे बिल में पहुंचे, उस जीव ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। हालांकि उसका सिर उसके प्रवेश द्वार से कहीं ज्यादा बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्राणी को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वह बार बार अपने सिर से प्रवेश द्वार पर प्रहार कर रहा था, जिससे वह और बड़ा होता जा रहा था। जल्दी करो! जिनरिजी ने चिल्लाते हुए समूह को गड्ढे के अंदर गहरे जाने को कहा, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह छेद एक सुरंग की ओर जाता था। लगभग 1 मील चलने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया और वे फिर से एक बड़ी गुफा में पहुंच गए। बाएं और दाएं दोनों तरफ रास्ते थे। जिनरिजी ने दोनों तरफ देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि कौन सा रास्ता बाहर निकलेगा। फिर उसने सुन मिंगुआ से पूछा, प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए? सुन मिंगुआ किनारे गया और गुफा की दीवार पर उगे कुछ पौधों को, जो काई जैसे लग रहे थे, चुटकी भर लिया। उसने उन्हें गौर से देखा और कहा, हमें शायद बाईं ओर जाना चाहिए, क्योंकि लगता है हवा बाईं ओर से आने की ज्यादा संभावना है। तो फिर बाएं चलते हैं। जिनरिजी को इस मामले में सुन मिंगुआ पर भरोसा था। इससे पहले जब वह सुन मिंगुआ को कवर कर रहे थे तो प्रोफेसर ने उन्हें ये बातें समझाई थीं, लेकिन जिनको ठीक से समझ नहीं आया था। वे अपने पीछे धमाकों की आवाज़ सुन सकते थे। जाहिर था कि उस जीव ने हार नहीं मानी थी और अभी भी दरवाजे पर धक्के मार रहा था। अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था जिस रास्ते से वे आए थे। हान सेन बाकियों के पीछे पीछे चला गया। उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। अगर कोई सुपर जीव भी होता तो भी वह उसे हरा ना पाता, फिर भी भाग सकता था। फर्स्ट गॉड सेंचुरी में बहुत कम जीव उसकी जान के लिए खतरा बन सकते थे। प्रोफेसर काई को देखकर उन्हें बताते रहे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। गुफा में आधा दिन चलने के बाद वे पूरी तरह से भटक गए थे। जब वे फिर से एक बड़े द्वार पर पहुंचे तो हान सेन ने देखा कि भूमिगत नदी एक झरने में बदल गई थी, जो गुफा की दीवार से नीचे एक तालाब में जा रही थी। पूल के बगल में एक कार जितना बड़ा काला कछुआ पानी पी रहा था। ये वही कछुआ है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुन मिंगुआ उत्तेजना से हौंफने लगा। अपनी आवाज़ धीमी करो! जिनरिजी चौंक गए और उन्होंने तुरंत सुन मिंगुआ को रोक दिया। सौभाग्य से झरना बहुत तेज था और कछुआ उसके बहुत करीब था, इसलिए उसने सुन मिंगुआ की आवाज़ नहीं सुनी। चर्चा शुरू करने से पहले ही लोगों का समूह पीछे हट गया। प्रोफेसर, क्या आपको लगता है कि कोई और रास्ता भी है? जिनरिजी ने पूछा। उन्होंने विचार करते हुए कहा, काई जिस प्रकार बढ़ती है उसके अनुसार हवा इस विशाल गुफा से आनी चाहिए। जिनरिजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए हान सेन से पूछा, आप क्या सोचते हैं, सेन? हान सेन ने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत संभव है कि कछुआ यहाँ खाना खाने आया हो। खाने के बाद उसे चला जाना चाहिए। अगर हम उसका पीछा करें तो शायद हम यहाँ से निकल सकें। सच, मैं ये क्यों नहीं देख पाया? सुन मिंगुआ ने खुश होकर कहा। इस तरह हम कछुए को देख सकते हैं और साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। बढ़िया आइडिया है, हान सेन। जिनरिजी और जिन कियुली के मन में और कोई विचार नहीं था। चारों ने कछुए का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने कछुए के पास जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे दूर से ही देखा। हालांकि गुफा में अंधेरा था, कछुए के खोल पर बने लाल पैटर्न अंधेरे में लावा की तरह चमक रहे थे। समूह को कछुए को देखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। जब कछुए ने पानी पीना समाप्त कर लिया तो वह धीरे धीरे उसके बगल वाली गुफा की ओर चला गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और दूर से कछुए का पीछा किया। कछुए पर चमकते पैटर्न के कारण वे उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हान सेन ने चट्टान की ओर देखा और चौंक गया। जिनरिजी, जिन कियुली और सुन मिंगुआ भी चौंक गए। वे 2 दिन तक कछुए का पीछा करते रहे, जो धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वे पहले ही चट्टान पर पहुंच चुके थे। चट्टान के नीचे लावा का एक कुंड था और कछुआ उस कुंड में ऐसे रेंग रहा था मानो वह पानी हो।
समूह ने कछुए को दोबारा बाहर निकलते नहीं देखा। क्या ये लावा की गर्मी से मारा गया था? जिनरिजी ने अनुमान लगाया। हालांकि जीव मनुष्यों जितने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन मैंने कभी किसी को आत्मघाती नहीं देखा। जिन कियुली ने अपना सिर हिलाया और कहा। सुन मिंगुआ ने अचानक उत्साहित होकर कहा, मुझे पता है। प्रोफेसर, आप क्या जानते हैं? हान सेन ने पूछा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जीव आमतौर पर बच्चे पैदा करने के लिए पौधे खाते हैं। समुद्र छोड़ने के बाद कछुए ने कॉपर पर्वतों में ढेर सारे पौधे खा लिए थे। शायद उसका मकसद यही बच्चे पैदा करना था, सुन मिंगुआ ने उत्साह से कहा। जन्म दे रही हो? यहाँ जिन कियुली ने अविश्वास से लावा पूल की ओर इशारा किया। हालांकि लावा मनुष्यों के लिए घातक है, हो सकता है कि यह जीवों के लिए न हो। क्या आपने कछुए की पीठ पर लाल रंग के पैटर्न देखे हैं? वे लावा जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि कछुआ यही लावा में पैदा हुआ हो। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ कछुए रेत में भी बच्चे पैदा करते हैं, जबकि वे समुद्र में रहते हैं, प्रोफेसर ने समझाया। हान सेन लावा के तालाब को देखते हुए प्रोफेसर की बात सुन रहा था। उसे लगा कि प्रोफेसर की बात में दम है। कछुए का व्यवहार गोल्डन ग्रोलर जैसा था। शायद वह सचमुच यहाँ बच्चे को जन्म दे रहा था। हालांकि अगर वह सचमुच सुनहरे ग्रोलर जैसा होता तो वह अपना जीवन सार थूकते ही मर जाता। हान सेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए जीवन सार के लिए लावा में कूदना असंभव था। लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, जिनरिजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जाहिर है कोई और रास्ता नहीं था, सुन मिंगुआ ने सोचा और कहा। यहाँ तक आते आते हमें कोई खतरा नहीं हुआ। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो यह मुश्किल नहीं होगा। चलो रुककर देखते हैं, हो सकता है कि कछुआ बच्चे को जन्म देने के बाद वापस समुद्र में चला जाए। हान सेन को खुशी हुई कि उसने ऐसा कहा। अगर वे ऐसे ही चले गए तो उसे इस बात का दुख होगा कि उसने एक सुपर जीव का शिकार करना तब छोड़ दिया जब वह अपने सबसे कमजोर पल में था। कम से कम हान सेन को यह सुनिश्चित करना था कि कछुआ फिर से प्रकट न हो, उसके बाद ही वह हार मानेगा। जिनरिजी और जिन कियुली भी सहमत थे। रास्ते में उन्हें कोई जीव जंतु नहीं दिखा, इसलिए जहां से आए थे वहां वापस जाना ज्यादा जोखिम भरा नहीं होगा। इसके अलावा वे 1 महीने तक चलने लायक पर्याप्त आपूर्ति भी साथ लाए थे। जब समूह अभी भी चर्चा कर रहा था तो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर वे रुक गए। उन्होंने शोर की दिशा में देखा और देखा कि नीचे एक गुफा से एक विशालकाय जीव निकल रहा है और पत्थर तोड़ रहा है। ये वही जीव निकला जिसे उन्होंने भूमिगत नदी से देखा था। समूह के सभी लोग डर गए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वह जीव उन्हें पकड़ने नहीं आया था, बल्कि चट्टान के नीचे लावा के कुंड की ओर चला गया था। बिल्कुल नहीं, क्या वह जीव भी लावा के कुंड से पैदा हुआ है? हान सेन ने मन ही मन कहा। वह इतना उत्सुक था कि उसने चट्टान से नीचे देखा। जिनरिजी, जिन कियुली और सुन मिंगुआ सभी ने राहत की सांस ली। हान सेन की तरह वे भी उत्सुक थे और देखना चाहते थे कि वह जीव क्या कर रहा है। 1 मिनट में ही वह जीव लावा कुंड के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन वह अंदर नहीं गया जैसा कि समूह ने सोचा था। लावा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह जीव पूल के बगल में पत्थर की दीवार की ओर रेंगने लगा। समूह को अजीब लगा। पत्थर की दीवार पर कुछ भी नहीं था और वे सोच रहे थे कि वह जीव क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब वे सोच ही रहे थे तो अचानक उस प्राणी ने दीवार पर जोर से छलांग लगा दी, मानो वह उत्तेजित हो गया हो। धमाका! चट्टानें धक्के से गिर गईं। हालांकि पत्थर की दीवार अभी भी बरकरार थी। जीव पागलपन में बार बार वार करता था और दीवार पर दरारें बढ़ती जा रही थीं। वहीं जीव स्वयं भी घायल होकर खून से लथपथ हो गया था। हालांकि उसने दीवार से टकराना बंद नहीं किया, मानो दीवार ने उसके माता पिता को मार डाला हो। जिन कियुली अचंभित रह गए और बोले, ये प्राणी पागल हो गया होगा, यह आत्महत्या कर रहा होगा। सुन मिंगुआ कुछ नहीं बोला। वह भी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीव क्या कर रहा है। हालांकि हान सेन भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह जीव क्या कर रहा है, फिर भी वह बहुत खुश था। शुरुआत में उसे चिंता थी कि जीव बहुत बड़ा है और उसके पास उसे मारने के लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं है। अब वह जीव खुद को मार रहा था। जब वह मरने के करीब था तो अच्छा होता अगर हान सेन मौके का फायदा उठाकर उसे मार देता। ये कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए शायद ये सचमुच एक सुपर प्राणी था। चारों पेट के बल लेट गए और चट्टान से नीचे देखने लगे। हो सकता है कछुआ बच्चे को जन्म देने के लिए लावा में गया हो, लेकिन यह नामुमकिन था कि यह जीव भी बच्चे को जन्म देने के लिए दीवार पर सिर पटक रहा हो। चाहे वे इसके बारे में कैसे भी सोचें, कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं था। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? हान सेन उस जीव को पत्थर की दीवार से टकराते हुए घूर रहा था। लावा की धुंधली रोशनी में वह जीव की हरकतें साफ देख सकता था। पत्थर की दीवार को उस जीव ने तोड़ दिया था और उसमें से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उसके खून से पत्थर लाल हो गया था। अचानक हान सेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। हान सेन ने टूटी हुई पत्थर की दीवार को देखा।
पहले तो उसने सोचा कि दीवार लाल है क्योंकि उस जीव से खून बह रहा था। हालांकि गौर से देखने पर पता चला कि यह उस जीव का खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ से दरारों से कोई तरल पदार्थ रिस रहा हो। लावा की चमक में तरल भी लाल लग रहा था। हालांकि हान सेन समझ गया कि यह खून नहीं बल्कि पानी जैसा कुछ था। पानी। हान सेन को अचानक समझ आ गया कि वह प्राणी क्या ढूंढ रहा था। पत्थर की दीवार के पीछे संभवतः भूमिगत नदी की एक शाखा थी। वह जीव लावा के कुंड में पानी भरने के लिए पत्थर की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे बाप रे, ये जीव तो विश्वासघाती है। यह पानी को लावा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, हान सेन ने सोचा। एलायंस में जब पानी लावा की गर्मी से मिलता था तो एक संभावना ये थी कि पानी वाष्पित हो जाएगा। हालांकि अगर पर्याप्त पानी होता तो लावा चट्टान के टुकड़े में बदल जाता। अगर कछुआ लावा में भी जिंदा रह सकता था तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह चट्टान में भी जिंदा रह सकता था। अगर कछुआ चट्टान में बंद था तो हान सेन को नहीं पता था कि उसके लिए कछुए का जीवन तत्व पाना अभी भी संभव है या नहीं। गैस मास्क पहन लो, हान सेन ने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा और जल्दी से खुद पर भी मास्क लगा लिया। हालांकि सुन मिंगुआ, जिनरिजी और जिन मिंगली को यह समझ नहीं आया कि हान सेन क्यों पूछ रहा है, लेकिन हाल ही में उनका हान सेन पर काफ़ी भरोसा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने बस उसके निर्देशों का पालन किया। मास्क पहनने के कुछ ही देर बाद उन्हें अचानक चटकने और फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। पत्थर की दीवार से पानी निकलने लगा जो उस जीव द्वारा अधिकाधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो लावा में भर गया और तीखा धूसर धुआं उत्पन्न करने लगा। पीछे हटो, भाप से जलना नहीं। हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुक कर देखे और प्रोफेसर को अपने साथ पीछे खींच लिया। टकराना। जब वे चारों पीछे हटे तो उन्हें पत्थरों के टकराने और पानी गिरने की तेज आवाज़ सुनाई दी। फिर एक तेज आवाज़ आई। धूसर धुएं के उठने के साथ पूरी गुफा इतनी गर्म हो गई कि लगभग असहनीय हो गई। समूह जल्दी से वापस भागा। सौभाग्य से धूसर धुआं बहुत तेजी से नहीं फैला। धुएं को चट्टान तक पहुंचने में कुछ समय लगा। जब वे चट्टान से दूर एक छोटी सी गुफा में पहुंचे तो वहां धूसर धूल जमी हुई थी। उनमें से हर एक भंडार से बाहर निकलती हुई मूर्ति की तरह लग रही थी। सौभाग्य से वे सभी पशु आत्मा कवच और गैस मास्क पहने हुए थे, इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं आई। छोटी सी गुफा में काफ़ी देर इंतजार करने के बाद धीरे धीरे धुआं छटने लगा और हवा ठंडी होने लगी। इस समय उन्हें बस पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जाकर देखूंगा, हान सेन उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने कछुए को मारने की इतनी तैयारी कर रखी थी और उसे लावा में मरते देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। चट्टान की ओर दौड़ते हुए हान सेन ने नीचे देखा। हालांकि अभी भी थोड़ा सा धुआं बचा था, फिर भी विशालकाय जीव द्वारा तोड़ी गई पत्थर की दीवार से आती रोशनी से वह साफ देख पा रहा था। लावा के कुंड में एक भी चिंगारी नहीं थी। चट्टान के नीचे एक नई बनी झील थी। पानी उस भूमिगत झील से आ रहा था जो पहले पत्थर की दीवार के पीछे थी। पानी के नीचे जहां लावा का कुंड था, लावा जमकर चिकनी काली चट्टान के टुकड़े में बदल गया, जिस पर चंद्रमा की सतह जैसे गड्ढे बने हुए थे। विशालकाय प्राणी उत्साह में झील में इधर उधर लौट रहा था और खुशी से चीख रहा था। कछुआ यूं ही मर गया। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सुपर जीव इतनी आसानी से मारा गया। यह असंभव था। हान सेन ने फैसला किया। लावा तरल था, इसलिए उसे तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए कुंड के नीचे ऊष्मा का कोई स्रोत होना चाहिए। चूंकि ऊष्मा का स्रोत बुझाया नहीं गया था, इसलिए लावा का पूरी तरह से ठोस होना असंभव था। ये जीव इतना कुटिल है कि ऐसी रणनीति सोच भी नहीं सकता। मुझे आश्चर्य है कि कछुए से इसकी क्या दुश्मनी है, जिन मिंगली ने हान सेन के पास जाकर कहा। सुन मिंगुआ कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उन्हें चट्टानों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। ताज़ी चट्टानी जमीन दरकने लगी। विशालकाय प्राणी भी आवाज़ सुनकर घबरा गया और उसने आक्रमण करने वाले कोबरा की तरह अपनी पीठ सीधी कर ली तथा टूटी हुई बेसल्ट को सतर्कता से देखने लगा। धमाका। बेसल्ट अचानक फट गया। नीचे से एक विशाल काला कछुआ लावा उगलता हुआ बाहर निकला, मानो कोई लौटता हुआ दानव हो। जैसे ही कछुआ बाहर आया, उसने विशालकाय जीव पर चिल्लाया और अपना सिर खोल के अंदर छिपाकर उस जीव पर झपटा। जीव ने अपना विशाल शरीर मोड़कर कछुए को चकमा दिया, लेकिन कछुए ने अपना सिर आगे बढ़ाकर हवा में ही जीव को काट लिया। वह जीव चीखा और अपने शरीर को कछुए के चारों ओर लपेट लिया तथा अपने मगरमच्छ जैसे मुंह से कछुए की गर्दन को काटने लगा। दोनों जीव एक दूसरे के गले पर सवार थे, झील में इधर उधर लौट रहे थे और चलते चलते पत्थर तोड़ रहे थे। समूह राक्षसों की लड़ाई देखकर अचंभित रह गया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कोई फिल्म देख रहे हों। हान सेन मन ही मन बहुत खुश था। चूंकि वह जीव कछुए की बराबरी कर सकता था तो बहुत मुमकिन था कि वह भी एक सुपर जीव हो। अगर ऐसा था तो शायद उसकी किस्मत अच्छी हो सकती थी।
जब हान सेन एक साथ दो सुपर प्राणियों को मारने, उनके जीवन सार को हड़पने और एक सुपर अभिजात बनने की कल्पना कर रहा था, तो उसे बहुत जल्द एहसास हुआ कि उसका सपना साकार होने की संभावना नहीं है। दोनों जीव बेसल्ट की जमीन को चीरने में कामयाब रहे। दरारों से लावा फूट पड़ा और उसमें और पानी भर गया। धूसर धुएं ने फिर से जगह भर दी। दहाड़ते और लुढ़कते हुए जीवों ने अपनी लड़ाई जारी रखी, जिससे पूरी भूमिगत गुफा हिल गई। चून की चिलचिलाती धूसर धुआं लगभग जानलेवा था। जिनरिजी, जिन मिंगली और सुन मिंगुआ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि हान सेन वहीं डटे रहे। किसी महाप्राण प्राणी को मारने का ये शायद उसका सबसे अच्छा मौका था। अगर वह इस समय पीछे हटता तो उसे यकीन नहीं था कि वह जीवन सार प्राप्त कर पाएगा, और उसे निश्चित रूप से कोई पशु आत्मा भी नहीं मिल पाती। हान सेन को जीवन तत्व से भी ज्यादा एक सुपर बीस्ट सोल की चाहत थी। अगर उसे एक शक्तिशाली सुपर बीस्ट सोल मिल जाए तो शायद वह इस तरह छिपने छिपाने के बजाय खुद ही एक सुपर जीव को मार सकेगा। हान सेन, चलो चलें, वहां बहुत खतरा है, जिनरिजी ने हान सेन पर चिल्लाया। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, हान सेन ने दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही जेडस्किन को भी शुरू कर दिया। पवित्र रक्त प्रेत चींटी कवच और जेडस्किन दोनों की सुरक्षा के साथ हान सेन वहीं रुककर दोनों जीवों को लड़ते हुए देख पा रहा था। हालांकि धूसर धुएं के कारण उसकी नज़र धुंधली हो गई थी, फिर भी वह उन जीवों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसे मौके का इंतजार करना पड़ा। दहाड़ें और चीखें गूंज रही थीं, लावा और पानी आपस में टकरा रहे थे और धुआं उठ रहा था। हान सेन कभी कभी उन दोनों जीवों की झलक पा लेता था। परी रानी, हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। उसने जल्दी से अपना प्रेत चींटी कवच वापस ले लिया और परी रानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाल सुनहरे हो गए और कवच लाल। परी रानी जैसी तेज नज़र से वह लड़ाई देखता रहा। परी रानी वाकई असरदार थी। हान सेन ने देखा कि उस जीव के सिर के पिछले हिस्से से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकल गया था, उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और खून बह रहा था। उसकी हड्डियों में दरार से हान सेन को उसका दिमाग साफ दिखाई दे रहा था। अगर मैं अपना भला इस दरार में घुसा पाता तो मेरे पास इसे सीधे मारने का एक बड़ा मौका होता। हान सेन ने अपने बैकपैक से घूमता हुआ भला निकाला। बेशक वह ऐसे ही नहीं मरना चाहता था। वह न तो कछुए का और न ही इस जीव का मुकाबला कर सकता था। दोनों में से किसी के भी एक वार से उसका शरीर नष्ट हो जाता। हान सेन ने भाले को तीर की तरह इस्तेमाल करने के लिए निकाला। हान सेन ने सींग वाला धनुष भी बुलाया और हेरेसी मंत्र और ओवरलोड का प्रयोग किया। उसके शरीर में अविश्वसनीय शक्ति भर गई, उसकी मांसपेशियां लोहे जैसी सख्त हो गईं और उसकी नसें उभर आईं। हान सेन ने अपनी सुनहरी आंखें धुएं, लावा, पानी और चट्टानों में लौट रहे दो जीवों पर गड़ा दीं। उसने सींग वाले धनुष को पूरी ताकत से खींचा। भाला तीर जितना मोटा और लंबा था, उसे मारना आसान नहीं था। हालांकि हान सेन के पास और कोई चारा नहीं था। अगर वह म्यूटेंट काले डंक वाले तीर का इस्तेमाल करता तो भी वह ऐसे जीव को मारने के लिए काफ़ी नहीं होता। रुको, मुझे इंतज़ार करना होगा सही मौके का। हान सेन धुएं के बीच से उन जीवों को घूर रहा था। हालांकि उसे खोपड़ी में 2 बार दरार दिखाई दी, फिर भी हान सेन ने अपना घूमता हुआ भाला नहीं चलाया। घूमता हुआ भाला कोई जानवर की आत्मा वाला तीर नहीं था, और एक बार चलाए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उसके पास बस यही एक मौका था और उसे उस जीव को एक ही वार में मारने के लिए सही समय चुनना था, वरना वह यह इकलौता मौका गंवा देता। हान सेन की आंखें बर्फ की तरह शांत थीं। हालांकि वह जीव बुरी तरह घायल था, फिर भी वह कछुए से लड़ने में सक्षम था। कछुए के मन में भी हान सेन जैसा ही विचार आया। उसने जीव के सिर के पिछले हिस्से में लगी चोट को काटने की भी कोशिश की, लेकिन जीव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? सुन मिंगुआ को धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि हान सेन अभी भी चट्टान पर खड़ा था। जिन रिजी और जिन मिंगली कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हान सेन क्या करने की कोशिश कर रहा है। दूर खड़े खड़े असहनीय गर्मी से वे पहले से ही सुअरों की तरह पसीने से तरबतर थे। हालांकि हान सेन धूसर धुएं में एक मीनार की तरह चट्टान पर स्थिर खड़ा था। जिन रिजी और जिन मिंगली को लगा कि वे दृढ़ता में हान सेन से पहले ही हार चुके हैं। क्या वह दोनों प्राणियों को मारने की कोशिश कर रहा है? जिन मिंगली ने अचानक कहा। क्या ये संभव भी है? जिन रिजी ने रुककर जवाब दिया। ऐसे जीव को मारना इंसानी तौर पर संभव नहीं लगता। अगर कोई और होता तो जिन रिजी बिना किसी सवाल के कहते कि यह नामुमकिन है। जीवों की भयंकर लड़ाई को देखते हुए ये कहना आसान था कि उन्हें मारना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। हालांकि हान सेन वहां खड़ा था, जिससे जिन रिजी को लगा कि यह संभव है। हान सेन वह व्यक्ति था जिसे जिन रिजी समझ नहीं पा रहा था। जिन रिजी ने ग्लोरी शेल्टर में बहुत से लोगों को देखा था, हालांकि वह हान सेन जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। हान सेन की क्षमताएं एक अविकसित व्यक्ति के लिए बहुत असाधारण थीं।
चूंकि यह वही है तो शायद कोई संभावना है, जिन रिजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सुन मिंगुआ ने चिंतित होकर कहा, यह बहुत जोखिम भरा लगता है। हमें उसे वापस आने के लिए कहना चाहिए। जब दोनों जीव लगभग मर रहे होंगे तब वह जाकर मांस छीन सकता है। जिन रिजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि उसका लक्ष्य मांस से अधिक बल्कि पशु आत्मा भी है। अचानक उन्होंने एक भयानक चीख सुनी। अभी हान सेन की सुनहरी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। घूमता हुआ भाला जोर से धनुष से छूटा और चीखते हुए जीव की ओर उड़ गया। वाह! पलक झपकते ही भाला उस प्राणी के सिर के पीछे तक पहुंच गया। धिक्कार है! भाले का सिर उसकी हड्डियों की दरार में फंस गया था और उसे पार नहीं कर पा रहा था। हड्डियां इतनी सख्त थीं कि भाला उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था। फिर भी भाला घूमता रहा। ड्रिल के सिरे की तरह भाला हड्डियों में धंसता रहा और चिंगारियां और धुआं छोड़ता रहा। और अंदर जाओ, हान सेन मन ही मन दहाड़ा। यही एक मौका है जो उसे मिला है। दरार! ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग हान सेन की बात सुन रहा था। घूमते हुए भाले से प्राणी की खोपड़ी की दरारें और भी टूट गईं। एक धमाके के साथ पूरा भाला दरार से खोपड़ी में घुस गया। गर्जन! एक और दर्दनाक चीख के साथ उस जीव का मगरमच्छ जैसा सिर कुछ सेकंड के लिए ऊपर उठा और अचानक गिर गया, जिससे पूरी गुफा हिल गई। सुपर प्राणी एक्वारीपा का लावा मारा गया। सुपर प्राणी एक्वारीपा की पशु आत्मा प्राप्त हुई। जीवन सार उपलब्ध है। इसके जीवन सार का सेवन करके 0 से 10 सुपर जीनो अंक नियमित रूप से प्राप्त करें। मांस अखाद्य है। हान सेन की आवाज़ सुनकर वह उछल पड़ा। एक सुपर बीस्ट सोल! आखिरकार मुझे एक सुपर बीस्ट सोल मिल ही गया। थोड़ी देर में हान सेन फिर शांत हो गया। अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया था। कछुआ अभी भी वहीं था। हान सेन अब समझ गया था कि एक्वारीपा अभी भी एक लावा था। वह कछुए से इसलिए लड़ पा रहा था क्योंकि कछुए ने अभी अभी लावा में अंडे दिए थे और अभी भी कमज़ोर था। फिर भी कछुआ इतना ताकतवर था कि हान सेन उसे मार नहीं सकता था। कम से कम जब तक उसके पास कोई ताकतवर हथियार न हो तब तक वह कछुए को चोट नहीं पहुंचा सकता था। एक्वारीपा को गोली लगने के बाद कछुए ने हान सेन की ओर देखा, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि कछुए ने केवल उसे देखा और फिर एक्वारीपा द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवार के द्वार से गुफा से बाहर निकल गया। हान सेन बहुत खुश था। अगर कछुआ नहीं गया तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि नीचे जाकर जीवनसार इकट्ठा करे। इससे पहले कि हान सेन नीचे जाता, उसने देखा कि एक्वारीपा का शरीर धीरे धीरे घुल गया और पतली हवा में गायब हो गया। धमाका! घूमते हुए भाले के साथ एक फुटबॉल के आकार का बैंगनी क्रिस्टल झील में गिर गया। हान सेन ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चट्टान से कूद गया। हवा में अपने पवित्र रक्त पंखों को बुलाया, झील में गोता लगाया और जीवनसार और भाला बाहर निकाला। बैंगनी क्रिस्टल को चाटते हुए हान सेन ने वह आवाज़ सुनी जिसे वह बहुत याद करता था। सुपर प्राणी एक्वारीपा का जीवनसार भस्म हो गया। कोई सुपर जीनो पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। आवाज़ ने हान सेन को खुश कर दिया। वह एक्वारीपा के जीवनसार को देखता रहा, जो उसके मुंह में बैंगनी रंग का तरल बन गया। जैसे ही उसने तरल निगला, ठंडक उसके शरीर में भर गई। शरीर की हर कोशिका को पोषण दे रही थी। कुछ देर चाटने के बाद हान सेन ने अंततः वह आवाज़ सुनी जो उसे बता रही थी कि उसने एक सुपर जीनो पॉइंट प्राप्त कर लिया है। सौभाग्य से एक्वारीपा का जीवनसार गोल्डन ग्रोलर से बहुत छोटा था। अगर यह बड़ा होता तो हान सेन इसे तुरंत खा नहीं पाता। इतना विशाल एक्वारीपा तो लावा निकला। अगर वह वयस्क होता तो सुनहरे ग्रोलर से छोटा नहीं होता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवनसार एक लावा से था। हान सेन ने पूरे क्रिस्टल को खाने से 7 सुपर जीनो अंक प्राप्त किए थे, जो कि उससे कम थे जो उन्हें पहले मिलते थे। हालांकि हान सेन पहले ही संतुष्ट था। पहले तो उसने सोचा था कि उसे एक सुपर जीव को मारने में अभी कुछ और समय लगेगा, लेकिन संयोग से वह एक जीव को मारने में कामयाब हो गया और उसे 7 सुपर जीनो पॉइंट और एक सुपर बीस्ट सोल मिल गया। क्या ही आश्चर्य! अपने सुपर जीनो पॉइंट की संख्या को देखते हुए, जो अब 26 हो गई थी, हान सेन बहुत प्रसन्न हुआ। सेन, क्या तुम ठीक हो? जिन रिजी ने चट्टान से पूछा। जिन रिजी, जिन मिंगली और सुन मिंगुआ सभी चट्टान से नीचे देख रहे थे और जब उन्होंने हान सेन को देखा तो उत्साहित हो गए। मैं ठीक हूँ। दोनों जीव चले गए। चलो इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। मुझे दूसरी तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है, हान सेन ने टूटी हुई पत्थर की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। जब वे तीनों पंख फैलाकर नीचे उड़े तो उन्हें एक घाटी दिखाई दी। गुफा से बाहर निकलकर घाटी पर चढ़ने पर समूह को पता चला कि वे अभी भी कॉपर पर्वत में ही थे। ग्लोरी शेल्टर लौटते हुए हान सेन ने सुना कि किसी ने कछुए को वापस समुद्र में रेंगते हुए देखा है। हालांकि यह शर्मनाक था, हान सेन ज्यादा निराश नहीं हुआ क्योंकि उसने एक्वारीपा से बहुत कुछ हासिल किया था। एक्वारीपा की सुपर जानवर आत्मा का प्रकार परजीवी। हान सेन ने आश्रय में एक्वारीपा की पशु आत्मा का अध्ययन किया और पाया कि यह एक ऐसी चीज थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक परजीवी पशु आत्मा।
भरिंग शूरवीर की पशु आत्मा की तरह इसे बुलाया नहीं जा सकता था और हान सेन को इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं पता था। हालांकि सामान्य तौर पर एक दुर्लभ पशु आत्मा एक शक्तिशाली पशु आत्मा होती है। अगर हान सेन को इस पशु आत्मा से बहुत उम्मीदें थीं और स्काईनेट तक पहुंचने के बाद वह इसके बारे में और जानना चाहता था। अब उसे ग्लोरी शेल्टर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जब सन मिंगुआ ने स्टील आर्मर शेल्टर में जाने का फैसला किया तो हान सेन उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में हान सेन लावा के कुंड के बारे में सोचता रहा। हो सकता है कछुए ने वहां अंडे दिए हों और अगर वह उन्हें निकाल सके तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि डार्क स्वैम्प बहुत खतरनाक था, जिनरिजी ने उस रास्ते से जाने का विकल्प नहीं चुना बल्कि एक लंबा और सुरक्षित रास्ता चुना। हान सेन को कोई जल्दी नहीं थी। रास्ते में अभ्यास करने के लिए उसके पास हेरेसी मंत्र, ओवरलोड, पैनोरमा और पतंगबाजी के हुनर थे। जब वे अंततः स्टील आर्मर शेल्टर पहुंचे तो 1 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था। स्टील आर्मर शेल्टर में अपने कमरे में लौटने के बाद हान सेन ने उस बादल जानवर की जांच की जिसे वह खाना खिला रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था और उसकी प्रगति कमोबेश वैसी ही थी जैसा हान सेन ने अनुमान लगाया था। काला क्रिस्टल लगभग 1 साल में एक सुपर प्राणी बनाने में सक्षम होना चाहिए। ये काला क्रिस्टल क्या है? इससे तो सुपर जीव भी बन सकते हैं। लगता है ये और छोटा भी नहीं हो रहा। क्या कमाल है। हान सेन को फिर से लगा कि उसे ये खजाना मिल गया है। ये सचमुच अनमोल था। अगर वह किसी को बताता भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। ब्लैक हॉक में 2 दिन आराम करने के बाद हान सेन तुरंत ग्लेडिएटर पर नहीं गया। उसने अलग अलग आश्रयों से और भी खबरें पढ़ी थीं और फिर से किसी सुपर प्राणी के निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हान सेन को बहुत सारे सुराग मिले थे, लेकिन वे सभी स्टील आर्मर शेल्टर से बहुत दूर थे और उनके लिए समय पर उन स्थानों तक यात्रा करना आसान नहीं होगा। हान सेन के अवकाश के दौरान गैम्बलर ने कॉमलिंक के जरिए उसे बताया कि यांग जिकुन उससे एक सौदे पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहता है। यांग जिकुन ने गैम्बलर को सौदे की बारीकियां नहीं बताईं और हान सेन से अकेले में बात करना चाहता था। यांग जिकुन ने हान सेन को भगवान के अभयारण्य में मिलने के लिए नहीं कहा, लेकिन वह हान सेन को ब्लैक हॉक से बाहर निकालने में कामयाब रहा और उसे एक निजी क्लब में ले गया। हान सेन को इस समय तथाकथित बंद दरवाजों वाले सैन्य प्रशिक्षण पर जरा भी भरोसा नहीं था। जिनके पास साधन हैं वे दरवाजे हमेशा खोल सकते हैं। मिस्टर, आपने मेरे साथ पीने के लिए इतनी परेशानी तो नहीं उठाई है ना? सोफे पर बैठते हुए हान सेन ने यांग जिकुन से पूछा जो उसके सामने बैठा था। भाई, आज मैंने तुम्हें बूमरैंग सीखने और एक एहसान मांगने के लिए बुलाया था। यांग जिकुन हान सेन के साथ बहुत विनम्र था। चूंकि हान सेन ने उसे बूमरैंग में हरा दिया था, इसलिए यांग जिकुन हान सेन को अपना उस्ताद मानता था। यांग जिकुन ने हाल ही में बटरफ्लाई बूमरैंग का अभ्यास काफ़ी समय बिताया था, लेकिन उसका असर आदर्श नहीं रहा। उसने थोड़ी प्रगति पाने के लिए कई गुरुओं से प्रार्थना की थी। हालांकि अगर उसे हान सेन के स्तर तक पहुंचना था तो उसे वर्षों की कड़ी मेहनत करनी होगी। पहले काम, आप मुझसे कभी भी बूमरैंग सीख सकते हैं। ट्यूशन के लिए मेरे पास उचित दर है। हान सेन मुस्कुराया और बोला। यांग जिकुन ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, बहुत बढ़िया, मुझे आपकी सीधी बात बहुत पसंद है। फिर मैं भी आपके साथ सीधा रहूंगा। मैंने आपको आ जाने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ पवित्र रक्त वाले जानवरों की आत्माएं चाहिए और मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं स्टील आर्मर शेल्टर से कुछ खरीद सकता हूं। पवित्र रक्त वाले पशु आत्माएं दुर्लभ हैं। बहुत से लोगों को उनकी ज़रूरत होती है, फिर भी बहुत कम लोग उन्हें बेचना चाहते हैं। अगर कोई अपनी पवित्र रक्त वाली पशु आत्माओं का कुछ हिस्सा विकसित करके बेचना भी चाहे तो भी वे पशु आत्माएं संभवतः पहले से ही आरक्षित होंगी। तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए, हान सेन ने सोचते हुए कहा। जब किन शुवान का विकास हुआ तो उसने दूसरे देवता के अभयारण्य में प्रवेश के लिए अपने साथ केवल 2 पवित्र रक्त वाली पशु आत्माएं रखीं। उसकी अन्य पशु आत्माएं नीलामी में जाने से बहुत पहले ही सुरक्षित रखी गई थीं। जिन लोगों ने उसकी पवित्र रक्त पशु आत्माएं खरीदी थीं वे शायद यांग जिकुन, युआन और किंग जैसे बेहद अमीर लोग थे। पवित्र रक्त पशु आत्माओं पर हाथ पड़ने के बाद ये बहुत कम संभावना थी कि वे उन्हें दोबारा बेचेंगे। ये लोग आमतौर पर विकसित होने पर सभी पवित्र रक्त पशु आत्माओं को अपने साथ ले जाना पसंद करते थे। यद्यपि प्रथम ईश्वर के अभयारण्य से पवित्र रक्त पशु आत्माएं द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में मजबूत नहीं मानी जाएंगी, फिर भी प्रारंभिक चरण में वे सहायक हो सकती हैं। यही कारण था कि प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में पवित्र रक्त वाले पशु आत्माएं इतनी दुर्लभ थीं। अगर यह आसान है तो मुझे आपकी मदद मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, भाई। यांग जिकुन ने होलोग्राफिक वीडियो चालू किया और एक व्यक्ति की छवि दिखाई दी। क्लिप पहले से रिकॉर्ड की हुई थी। उस व्यक्ति ने अपनी राक्षसी आत्माओं को एक एक करके बुलाया और उनका परिचय कराया। क्लिप दिखाने के बाद यांग जिकुन ने हान सेन को एक और क्लिप दिखाई जो पहली क्लिप के समान थी। भाई, मैं तुम्हारे साथ पवित्र रक्त वाले जानवरों की आत्माओं का व्यापार करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें जानवरों की आत्माएं या वॉरफ्रेम दे सकता हूँ। ये निजी क्लब जानवरों की आत्माओं के व्यापार में माहिर है। तुम क्लिप देख सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई खास जानवर की आत्मा है तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार कर सकता हूँ। यहाँ ज़्यादातर लोग स्टील आर्मर शेल्टर से नहीं हैं, यांग जिकुन ने कहा। हान सेन की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या ये निजी क्लब दूसरे भगवान के अभयारण्य से जानवरों की आत्माओं का भी सौदा करता है? यांग जिकुन हैरान हो गए और उन्होंने हान सेन को समझाया, ये संभव है, लेकिन ज़्यादातर सौदे एक ही चरण में होते हैं। अलग अलग चरणों में लेन देन करना मुश्किल होगा। अगर मैं पहले ईश्वर के अभयारण्य में मौजूद पवित्र रक्त पशु आत्माओं को दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में मौजूद पवित्र रक्त पशु आत्माओं से बदल दूं तो कैसा रहेगा? हान सेन ने पूछा। उसका परिवार आर्थिक रूप से अच्छा चल रहा था, लेकिन वह अपनी मां के लिए कुछ पवित्र रक्त पशु आत्माएं पाने की उम्मीद कर रहा था ताकि दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरा ईश्वर का अभयारण्य पहले जैसा नहीं था। ये बेहद जोखिम भरा था और यहाँ तक कि आश्रय भी 100% सुरक्षित नहीं थे। दूसरे भगवान के अभयारण्य में जीव बड़े समूहों में आश्रयों पर हमला करते थे, जो पहले से अलग था। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार की पशु आत्माएं हैं। सामान्यतः प्रथम परमेश्वर के अभयारण्य से 3 पवित्र रक्त पशु आत्माओं का उपयोग दूसरे परमेश्वर के अभयारण्य में एक पवित्र रक्त पशु आत्मा के बदले में किया जा सकता है। आखिरकार द्वितीय परमेश्वर के अभयारण्य में एक पवित्र रक्त पशु आत्मा प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है, यांग जिकुन ने संक्षेप में समझाया। हान सेन ने कुछ देर सोचा और यांग जिकुन से कहा, मेरे पास कुछ पवित्र रक्त वाले पशु आत्माएं हैं, लेकिन मुझे दूसरे भगवान के अभयारण्य में पवित्र रक्त वाले पशु आत्माओं के अलावा किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और व्यापार दूसरे भगवान के अभयारण्य के नीलम आश्रय में ही होना चाहिए। यांग जिकुन ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, भाई, क्या आपको उस प्रकार की पशु आत्माओं की कोई आवश्यकता है जो आप चाहते हैं? मैं पशु आत्मा कवच, उसके बाद पशु आत्मा सवारी और पशु आत्मा पंख पसंद करूंगा। हान सेन कुछ पशु आत्माएं प्राप्त करना चाहता था जो उसकी मां को सुरक्षित रख सकें। जब वह विकसित होकर द्वितीय देव के अभयारण्य में प्रवेश करेगा तो उसके लिए अपनी मां के लिए जानवरों की आत्माएं और मांस प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी मां को जीवित रखे। हालांकि लुओ सुलान एक बड़े मानव आश्रय में स्थित थी और उसने ज़्यादा से ज़्यादा साधारण जीवों और आदिम जीवों को ही मारा था, ये कहना मुश्किल था कि दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में क्या होगा। कई मानव आश्रय रातों रात नष्ट हो जाएंगे। मुझे 1 मिनट दो। यांग जिकुन ने अपना कॉमलिंग चेक किया और एक नंबर डायल किया। होलोग्राफिक इमेज में लगभग 60 साल का एक आदमी दिखाई दिया। युवा स्वामी। उस आदमी ने यांग जिकुन को प्रणाम किया। श्रीमानजू, क्या आप मेरे लिए ये जांच सकते हैं कि द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य के नीलम आश्रय में हम कितनी पवित्र रक्त पशु आत्माओं का उपयोग कर सकते हैं? यांग जिकुन ने पूछा। 1 मिनट रुके, युवा स्वामी। जब मुझे जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। यांग जिकुन ने अपना कॉमलिंग बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए हान सेन से कहा, भाई, देखते हैं कि तुम्हें कुछ दिलचस्प लगता है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ पसंद आया तो हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हान सेन ने सिर हिलाया और यांग जिकुन के कुशल व्यवहार की प्रशंसा की। सचमुच, यांग जिकुन एक अर्धदेव का पोता था। हालांकि वह अभी छोटा था, फिर भी वह सबके साथ शालीनता से पेश आता था। कुछ ही देर में श्री जू ने व्यक्तिगत रूप से दरवाजा खटखटाया और यांग जिकुन को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए बताया, वर्तमान में हमारे पास 3 पवित्र रक्त पशु आत्माएं हैं जिनका उपयोग हम नीलम आश्रय में कर सकते हैं। एक है। सब कुछ समझाने के बाद श्री जू पीछे हट गए और यांग जिकुन के बोलने का इंतजार करने लगे। भाई, आप क्या सोचते हैं? यांग जिकुन ने हान सेन से पूछा। मिस्टर जू ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। वह यांग जिकुन के चरित्र को अच्छी तरह जानते थे और सोचते थे कि हान सेन जरूर कोई खास इंसान होगा, तभी तो यांग जिकुन उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। मुझे पवित्र रक्त कवच और पवित्र रक्त सवारी में बहुत रुचि है। मेरे पास 3 पवित्र रक्त पशु आत्माएं हैं जिन्हें मैं उन 2 के बदले में इस्तेमाल करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? हान सेन ने सोचा और पूछा।